हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग PT 365 ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर 2023 डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करनी है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन। ये टॉपिक हमें डिस्कस करनी है। यदि आपको इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं आता है सो डोंट वरी, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको उतना ही समझ में आएगा जितना किसी को इकोनॉमिक्स आता है। आई प्रॉमिस टू यू ईच एंड एवरी लाइन आपको समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है। फर्स्ट टॉपिक में कह रहा है GVA एंड GDP में गैप हो रही है, गैप बढ़ रही है। तो क्या है, पूरी की पूरी आर्टिकल में बस न्यूज़ ये है कि GVA और GDP में गैप इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बट उसके बाद जब आप देखते हैं कंप्लीट GVA और GDP के बारे में दिया हुआ है, इसलिए सबसे पहले हमें GVA और GDP को समझना होगा। उसके बाद इस आर्टिकल में कुछ नहीं है। देखो, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज GDP। कोई भी कंट्री, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, तो इस कंप्लीट इंडिया के अंदर में 1 ईयर में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होगी उसे हम लोग बोलेंगे GDP। ये गुड्स में जैसे कि जो भी कुछ सामान है, जो विजिबल थिंग्स है जिसे हम देख सकते हैं, वो गुड्स हुई। जैसे कि मान लो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जैसे इंडस्ट्री से कुछ प्रोडक्शन हो रही है, कुछ माइनिंग से हो रही है, वो सभी चीज़ गुड्स के अंदर में आएगी। और जो इसको फैसिलिटेट करने के लिए, इसको हेल्प करने के लिए आएगा, उसे सर्विसेज बोलेंगे। सर्विसेज में जैसे क्या हो गया, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया। मान लो फैक्ट्री ने क्या किया, कुछ प्रोड्यूस किया। जैसे मानते हैं फैक्ट्री ने चिप्स बनाया, इस चिप्स को क्या करना है, एक ट्रक से मेरा जाएगा या शिप से जाएगा, तो ये बोलेंगे हम क्या, ये सर्विसेज में आ गया। टीचिंग भी एक सर्विसेज है, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी एक सर्विस सेक्टर में काम कर रहा हूँ। यदि आप मोबाइल, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, उसे सर्विसेज कहते हैं। ये कंप्लीट हमारे इंडिया में 1 ईयर में जितनी कुछ होंगी उसे हम लोग GDP बोलेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे इंडिया में सिर्फ इंडियंस ही रहते हैं और वही हमारे इकोनॉमी में हेल्प करते हैं। इंडियन के साथ साथ कुछ फॉरेनर भी हमारे यहाँ रहते हैं। ये इंडियन और फॉरेनर मिलके इंडिया में प्रोडक्शन करते हैं। तो फॉरेनर जैसे कि मान लेते हैं हमारे इंडिया में एप्पल की भी मोबाइल बिकती है और इंडियन मोबाइल भी बिकती है, इंडियन मोबाइल की भी प्रोडक्शन होती है। तो दैट्स वाई इस इंडिया में फॉरेन प्लस इंडियन दोनों की कंट्रीब्यूशन जो गुड्स एंड सर्विसेज में होती है, उसे हम लोग GDP बोलते हैं। अब सेकेंड टर्म है व्हाट इज GDP ग्रोथ। देखिए, मान लीजिए कि हमारे देश का या किसी एक कंट्री का, बस एक समझने के लिए है कि 2021 में GDP 10 रुपीज़ रहा और अगले साल 2022 में GDP 12 रुपये होंगे, 12 रुपये हो गई। तो ग्रोथ हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब अभी 22 में 12 रुपये हुआ, पिछले साल 10 था, और हम लोग इनिशियल ईयर कितना था, 10 था, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाती है यहाँ से 20% की ग्रोथ। यदि एक कंट्री 10 रुपये था 2021 में इसकी GDP और 22 में 12 हुई, तो इसकी ग्रोथ कितनी हुई, 20% हुई। तो अब समझते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन GDP एंड GVA, जैसा कि हमारे PT 365 में दिया हुआ है। देखो, सपोज करते हैं क्या, एक कोई फैक्ट्री है जो रेड बुल बनाती है। तो जो एज़ पर इकोनॉमिक्स कोई भी कंपनी अपनी जो अकाउंटिंग करती है, वो इस क्राइटेरिया पे करती है जो कि कोई भी प्रोडक्शन कंपनी सेट करती है। सबसे पहले वो क्या ऐड करता है अपना, कि देखता है वो मुझे सैलरी कितनी देनी पड़ेगी, उसके जितने भी स्टाफ है जो इस फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं उसे सैलरी देनी है। तो फर्स्ट तो चीज़ हो गई सैलरी। उसके बाद कंपनी अपनी प्रॉफिट देखेगी कि चलो यदि मुझे एक बोतल पे कितनी प्रॉफिट अर्न करनी है, तो वो उस पर अपनी प्रॉफिट ऐड करेगा। देन होता है क्या, मिक्स्ड इनकम को ऐड किया जाता है। ये मिक्स्ड इनकम क्या होता है कि जैसे आप समझो, क्या मिक्स्ड इनकम जनरली हम इनफॉर्मल सेक्टर के लिए बात करते हैं। फॉर्मल मतलब क्या, जो चीज़ रजिस्टर्ड है, जिसकी एक प्रॉपर जो है अकाउंटिंग होती है, इनफॉर्मल सेक्टर की नहीं होती है। सपोज करो कोई सामान रिक्शा से आया हुआ होगा और रिक्शा भाड़ा हमें देना होगा, तो दैट इज़ उसकी अकाउंटिंग हमें कोई डिजिटली नहीं है, कोई अकाउंटिंग नहीं है, तो उसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इनकम।
देन आफ्टर होता है CFC। CFC का मतलब होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मतलब क्या, इस फैक्ट्री में कुछ मशीन्स भी लगी होंगी, कुछ वाटर प्यूरिफायर मशीन होंगी, तो उस मशीन का जितना कॉस्ट होगा तो उसकी जो कैपिटल की खर्च पड़ेगी उसकी कॉस्ट हम ऐड करेंगे, प्लस वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर मतलब कुछ मशीन ख़राब हो गया, कुछ उसकी वैल्यू डिप्रिसिएट हो गई, तो उसको भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे। इन सब को ऐड करने से हमें जो प्राइस मिला वो सपोज करो कि 90 रुपीज़ पड़ता है लेबर को देने के बाद, अपनी प्रॉफिट ऐड करने के बाद। इसके बाद इन सब सामान लाने में कुछ कुछ हमें टैक्स देना पड़ा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। जैसे जब हम लोग सपोज करो इस फैक्ट्री ऑनर ने मशीन लगाई होगी तो उसे कुछ टैक्स देना होगा, उस टैक्स को कहते हैं प्रोडक्शन टैक्स। जो भी चीज़ प्रोडक्शन लेवल पे हमें टैक्स देनी पड़ रही है दैट इज़ नोन एज प्रोडक्शन टैक्स। तो प्रोडक्शन टैक्स मान लेते हैं कि +10 रुपीज़ हमने इसमें दिया। अब क्या होता है कि जब कोई चीज़, मान लो कि रेड बुल एक एनर्जी ड्रिंक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा होगा कि चलो ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, ये एक एनर्जी ड्रिंक है तो हम 5 रुपये की इसमें सब्सिडी दे देते हैं। सब्सिडी जब भी देते हैं तो मतलब हमारे बदले में उस पैसे को सरकार पे करती है, तो वो 5 रुपीज़ अमाउंट क्या होगा, माइनस कर दिए इसमें। तो टोटल हमारे पास जो इसकी एक बोतल प्रोडक्शन करने में जो 105 रुपीज़ लगा, वही इकोनॉमिक्स की भाषा में उसे कहते हैं GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। एंड और इसे कह सकते हैं आप GVA एट बेसिक प्राइस, मतलब ये अभी बेसिक प्राइस, इतना बेस प्राइस है इसका। और एक टर्म इसी चीज़ को कहते हैं GDP का फैक्टर कॉस्ट, GDP एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब क्या, जो प्रोडक्शन में जो खर्च हुआ है उसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ये चीज़ डन हो गई। अब इसके बाद मान लो फैक्ट्री से ये बोतल बन के रेडी हो गया। जैसे ही मार्केट जाएगा तो मार्केट में अब इस पे हमें प्रोडक्ट टैक्स देना होगा। प्रोडक्ट टैक्स आप जानते हैं कि हमें सेल्स टैक्स देना होता है या GST देना होता है। तो हम इस पे जो है क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोडक्ट पे टैक्स लगा रहा है। इससे पहले प्रोडक्शन के समय में था, तो ध्यान में रखनी है। जब फाइनली मेरा बोतल तैयार होकर मार्केट में जाएगा तो इस पे मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर से 5 रुपीज़ टैक्स लगाया। और टैक्स लगाने के बाद क्या हुआ कि फिर से 2 रुपये इसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी। सब्सिडी बिकॉज ऑफ एनर्जी ड्रिंक है, तो ये सब्सिडी को फिर माइनस करेंगे। तो अब जो आप देखते हैं कोई सामान लेने से पहले जो आपका लिखा रहता है MRP, वो MRP हमारे इस बोतल का तय होके हुआ 108 रुपये पर बोतल, 108 रुपीज़। तो इस चीज़ को कहते हैं GDP एट मार्केट प्राइस। ध्यान रखनी है। ये जो अभी तक मेरे पास 105 था, 105 मेरा GVA था। GVA में हमने क्या ऐड किया, प्रोडक्ट टैक्स ऐड किया और प्रोडक्ट सब्सिडी को माइनस किया। तो इस चीज़ को कहते हैं GDP एट मार्केट प्राइस। अब चलते हैं इकोनॉमिक सर्वे, देखिए क्या कहता है। द सेम चीज़ इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है, ये फार्मूला कि GDP इज इक्वल टू क्या कर रहा है, क्या GVA प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। बिल्कुल समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, यहाँ पे ये सिग्मा यूज किया। देखो यहाँ पे ये एक मैथमेटिक्स का सिंबल है सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है कि सिर्फ देश में क्या हो रहा है कि एनर्जी ड्रिंक ही तो नहीं बन रहा है, कहीं एनर्जी ड्रिंक बन रहा है, कहीं आयरन एंड स्टील में बन रहा है। तो जितनी सारी इंडस्ट्री जहाँ भी प्रोडक्शन हो रही है सबको जोड़ना, दैट इज नोन एज सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या, सिंपल सी भाषा में प्लस। इस प्लस को जोड़ने के लिए ढेर सारी जब प्लस करनी होती है ना, तो एक मैथमेटिक्स में इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज ये, इस सिंबल को कहते हैं सिग्मा। तो सभी GVA को ऐड कर दिए, गवर्नमेंट जितना उस पर टैक्स लगा रही है और जितना सब्सिडी दे रही है, ये हो गया GDP। बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, अब एक एक लाइन हमने जो देखा था PT 365 यहाँ से हो रहा है। क्या कहा कि गैप इंक्रीज हुआ है GDP और GVA के अंतर में। जब भी GDP और GVA में यदि गैप इंक्रीज हो रहा है तो मतलब यही दो फैक्टर है क्या, या तो प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी की बात है। ये दोनों तो बाकी सेम ही है ना, GVA अभी तक सेम था, सिर्फ प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी ऐड हुआ है, दैट्स वाई कुछ अंतर हुआ होगा। तो अब देखो क्या कहता है, पहले तो डिफरेंस में GDP इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल, मार्केट वैल्यू मतलब क्या, जो आपका MRP है ये GDP हो गया।
नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जीवीए इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री। तो कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड हो रहा है हम लोग, वो जीवीए हमें एग्जैक्ट बताता है। ठीक है। सेकेंड कहता है क्या, ये जो सेकेंड पॉइंट है, हम जब फर्दर जीडीपी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्या जीडीपी कैलकुलेट करने का 3 मेथड है इंडिया में। तो वो हम बाद में देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है कि एक आउटपुट मेथड से करते हैं, इनपुट मेथड से करते हैं और एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं। तीनों में सेम रिजल्ट आता है। जैसे कोई भी आपको कोई मैथमेटिक्स में क्वेश्चन बनाते हैं, उसकी 3 प्रोसेस होती है, 3 मेथड से आप बना सकते हैं, आंसर सेम आता है बिल्कुल। तो सेम एज जीडीपी को हम लोग 3 मेथड से हम लोग निकालते हैं। बट जीवीए निकालने का बस एक ही मेथड है, जिसको क्या कहते हैं, आउटपुट मेथड से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जीवीए निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये फार्मूला। तो ये तो हमने फार्मूला यहाँ से देख ही लिया, सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जीडीपी इज़ एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेजर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। जीडीपी कहता है कि ये ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है, जबकि जीवीए क्या करते हैं हम लोग, सेक्टर वाइज किस जगह क्या प्रोडक्शन हुई है हम वो सेक्टर वाइज देखते हैं। अब ये जो अभी तक हमने पढ़ा कि जीवीए एट बेसिक प्राइस जो है, ये एक्चुअली क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना 2015 में इसको एक्सेप्टेड किया, बिकॉज ऑफ क्या है कि यूनाइटेड नेशन की जो है एक नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम है, यूएन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग, जो कि 2008 में ही ये वाली फॉर्मुलेट कर दी थी कि आपको जीडीपी इस बेसिस पे कैलकुलेट करनी है। बट इंडिया ने अपनाया जाके लेटर 2015 में। ये क्वेश्चन मेंस में भी पूछा गया था, पिछले साल पूछा गया था क्या, कि जो न्यू मेथड्स और जो हमने अभी अपनाया है जीडीपी कैलकुलेशन का एंड प्रीवियस जो हम लोग मेजर करते थे, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चंस मेंस में पूछा गया था। उसके बाद क्या कहता है, ये जो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग है इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ इंटरनेशनल स्टैटिकल स्टैंडर्ड। जो इंटरनेशनल इकॉनमी के लिए जो सेटअप किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, तो वो ये सिस्टम है जो कि इंडिया ने अभी फॉलो किया। फॉर नेशनल अकाउंटिंग एडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन स्टैटिकल कमीशन। उसके बाद क्या कहता है, क्वार्टरली एंड एनुअली एस्टिमेट्स ऑफ जीवीए आर गिवन बाय नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। इंडिया में हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है एनएसओ, जो कि इसकी पूरी की पूरी इकॉनमी के लिए अकाउंटिंग कैलकुलेटिंग जीडीपी के लिए काम एनएसओ करता है। क्वार्टरली मतलब हर क्या होता है क्या, 3 मंथ पे जो है क्या, ये ईयर में हमें एक तो ये जीडीपी निकलती है, नेक्स्ट जो है एनुअल भी हम लोग निकालते हैं। तो ये वाली काम एनएसओ करती है। और इसने हमारी पूरी इकॉनमी को 8 मेजर सेक्टर में क्या किया, डिवाइड किया है, कि जिसमें अपनी गुड्स एंड प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होती है, जैसे माइनिंग है, एग्रीकल्चर, फिशरी, फॉरेस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट, होटल, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग। इस 8 सेक्टर में हम अपने इंटायर इकोनॉमी को कंबाइंड करके उसकी अकाउंटिंग करते हैं। अब कहता है क्या, रीज़न बिहाइंड जीडीपी और जीवीए में गैप में क्या हो सकता है। अब आप ये बिना पढ़े हुए ये जो अब यहाँ पे जो लिखेगा उस चीज़ को आप समझ जाएंगे। कहता है बेसिक डिफरेंस क्या है जीडीपी और जीवीए कैलकुलेशन में, तो वो जो है क्या, जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस। आप देख रहे हैं ना, मार्केट में आने से पहले बस क्या ऐड हुआ है, प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन, यही चीज़ है, बस इतना ही डिफरेंस है ना। यहाँ से बिल्कुल देखिए, थोड़ी सी भी परेशान नहीं होनी, बहुत आसान है। कि क्या कह रहा है कि बेसिक डिफरेंस जो जीडीपी और जीवीए में था वो क्या था, वो बिकॉज ऑफ दिस प्राइस के एडिशन के कारण हुआ। यहाँ पे तो ये जीवीए बेसिक प्राइस है, बस इसमें आपने क्या किया कि टैक्स लगा दिया और गवर्नमेंट की सब्सिडी को हटा दिया, ये चीज़। अब कहता है क्या कि जीडीपी ग्रोथ कम होगा। देखिए आप, ये जीडीपी आप जितना भी मान लो, ये कहता है क्या, ये कम होगा जब क्या होगा कि व्हेन सब्सिडीज आर हाई। आप मान लो कोई एक क्वेश्चन बनाते हो, कुछ चीज़ें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करनी है एक्चुअली सब्सिडी। जब आप इसमें से माइनस करोगे, पहले मान लो -5 रुपीज़ कर रहे हो,
अब गवर्नमेंट ने सब्सिडी कितना कर दिया, 20 रुपीज़ करना कर दिया। तो ऑटोमेटिक है ना कि जीडीपी कैलकुलेशन इंडिया में क्या होगा, कम होगा। और यदि आप क्या कर देते हैं, टैक्स को भी लो करते हैं, तो जीडीपी कैलकुलेशन कम हो जाएगा। मतलब पहले मान लेते हैं जीवीए कितना था, 105 रुपया। गवर्नमेंट टैक्स कितना ले रही थी, मान लेते हैं गवर्नमेंट ने टैक्स लिया 5 रुपीज़, ऊपर वाले कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही। और जो है क्या, वेट अ सेकेंड, देखो ऊपर में 105 रुपये मेरा जीवीए था, 5 रुपीज़ मेरा प्रोडक्ट टैक्स था और 2 रुपीज़ सब्सिडी हुआ। अब क्या किया तो अभी कितना आ रहा है हमारा जीडीपी ओवरऑल, 108 रुपया सपोज करो जीडीपी हो रहा है। बट सोचो क्या करता है गवर्नमेंट, क्या करता है, सब्सिडी बढ़ा देता है। इलेक्शन का समय, लोगों को खुश करने के लिए सरकार ने सब कुछ बोला कि चलो इतना सस्ता सस्ता मिलेगा, तो उसने सब्सिडी बढ़ा के, मान लो ये सब्सिडी 10 रुपीज़ कर दिया, और टैक्स भी घटा दिया कि लोग जो है इसके कारण क्या हो कि बुरा नहीं माने, चलो हम टैक्स को क्या कर देते हैं, ओनली 2 रुपीज़ कर देते हैं। अब आप फाइनल कैलकुलेटिंग करो तो ये कितनी हो जाती है, तो ये हो गया 8, मतलब यहाँ से मान लो 10 जब गया 95, और 95 में आप 2 ऐड कर दो। अभी जो आप जीडीपी हो रहा है 97 रुपीज़ हो रहा है। तो पहले से क्या हुआ, जीडीपी कम हुआ कि नहीं हुआ, पहले 108 रुपया हो रहा था हमारे नेशनल अकाउंटिंग में, अब मात्र 97 रुपीज़ ही हो रहा है। इसके उल्टा जब इलेक्शन ईयर ख़त्म हो जाएगा, सरकार को अपनी फुल मेजोरिटी में आ जाएगी, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, धीरे धीरे सब्सिडी हटाना ख़त्म करेगी। जैसे एलपीजी सिलेंडर, जब हमारी मतलब 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की गवर्नमेंट बनी, तो क्या हुआ, धीरे धीरे सब्सिडी को हर गवर्नमेंट क्या होता है कि कम करते चले जाता है। सब्सिडी कम कर रहा है, मतलब ये घटाने वाली संख्या को हम धीरे धीरे, मान लो अब क्या करते हैं हम, अब इसमें से एक ऐसा केस कर लेते हैं, क्या अभी ध्यान में रखनी, हमें 97 रुपीज़ कैलकुलेशन में आ रही है। अब हम सब्सिडी को क्या करते हैं, ओनली 1 रुपीज़ कर देते हैं, 1 रुपया, और टैक्स को बढ़ा के हम क्या कर देते हैं, प्लस 10 रुपीज़ कर देते हैं। 105 तो ओरिजिनल था ही मेरा वो प्राइस। तो 105 प्लस 10 कितने हो गए, 115 में एक चला गया तो 114। बताइए पहले जीडीपी का कैलकुलेशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। यही 2 लाइन लिखा हुआ है कि जब आपका सब्सिडी लो रहता है, जब आपका सब्सिडी लो रहेगा और जो है क्या टैक्स कलेक्शन हाई होगा, तो जीडीपी ग्रोथ क्या होगा, हाइयर होगा। देन जीवीए, जीवीए तो फिक्स है, जीवीए जितनी खर्च हो रही उतनी तो लगेगी ही, तो जीवीए से अधिक इसलिए जा रहा है। अब हमारे अभी के प्रेजेंट सिनारियो में क्या सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स रेट काफ़ी ज़्यादा ले रही है और सब्सिडीज सब सेक्टर में कम की है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में जीडीपी और जीवीए में आ रही है। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, बस इतना ऐसे ही समझना है। नेक्स्ट नीचे के लाइन में क्या दिया हुआ था, अब जो है क्या, ये यूटिलिटी ऑफ जीडीपी एंड जीवीए डिफरेंस सर्कमस्टांसेस। जीडीपी क्या बताता है, हेल्थ ऑफ इकोनॉमी, और जिसमें कि दैट इज ग्रोइंग और रिसेशन, मतलब इकोनॉमी बढ़ रही है या घट रही है, इसको बस नंबर से फ़र्क पड़ता है जीडीपी को। बट जीवीए क्या कहता है ना, ये स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को बताता है। आप टैक्स बढ़ाइए या कम कीजिए, उससे प्रोडक्शन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। बट यदि जीवीए कम होगा, ये डायरेक्टली बोलेगा कि ये जो मेरे पास जो रेड बुल की बोतल है, इसकी प्रोडक्शन कम हुई है। समझ में आ रहा है। तो कहता है क्या, ये स्टेट ऑफ इकोनॉमी बताती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जबकि जीडीपी को मतलब सिर्फ ग्रोथ से है, बिकॉज बेटर टैक्स कंप्लायंस, टैक्स अधिक लेते हैं तो अधिक बताएगा, कम होगा तो कम होगा, इतना ही है। अब इसके बाद जो हम लोग चलते हैं अपने आगे के आर्टिकल में, ये हमने डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया, ये भी हो गया एंड ये भी डन हो गया। 1-2 टर्म है, ग्रीन जीडीपी क्या कहता है, ठीक है, थोड़ी सी समझते हैं। व्हाट इज़ ग्रीन जीडीपी। देखो कहता है क्या, एज पर आरबीआई कहता है इंडिया की जो ग्रीन जीडीपी जो है ना, ग्रोइंग फास्टर देन ट्रेडिशनल जीडीपी। ग्रीन जीडीपी होता क्या है, तो ग्रीन जीडीपी को समझने के लिए तो ये सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ने 1993 में ये कंसेप्ट दिया था। कहता है ग्रीन जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिप्लीटिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सेविंग ऑफ रिसोर्सेज। आप इसको आम भाषा में समझिए। मान लो क्या हुआ कि आपने क्या किया है कि हमने क्या किया, ऐसे सपोज करते हैं कि एग्जांपल्स लेते हैं कि मान लो हमने एक फैक्ट्री बनाई, ठीक है, ये फैक्ट्री बनाई किस
कौन सी फैक्ट्री बनाई, तो हम मान लेते हैं क्या ना, ये कोल से करने के लिए थर्मल पावर प्लांट बनाया, ठीक है। तो ये हमारे अब जीडीपी में क्या करेगा, मतलब ये जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करेगा, तो जीडीपी एक तरह से ग्रोथ होगा। बट यहाँ से जो पॉल्यूशन निकलेगा CO2, ये CO2 से अब देखिए क्या हो रहा है, इससे क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग होगी, इंसान क्या होगा, बीमार पड़ेगा। मान लेते हैं इंसान बीमार हुआ, बीमार होने के बाद क्या होगा, इंसान की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसके बाद ये कहाँ जाएगा, हॉस्पिटल्स जाएगा। फिर हम अब इस अपने एयर को क्लीन करने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से जो है कि टावर लगाएंगे जो कि इस एयर को प्योरीफाई करे। इसका मतलब क्या है कि हम एक तरह से तो हम यहाँ से बेनिफिट ले रहे हैं, और सेकेंड वे से क्या हो रहा है, क्या इसकी वजह से कुछ डिग्रेड हो रही है। तो यही जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, उस चीज़ को जो है कि आप उसको यदि अकाउंट में लेके कैलकुलेशन करते हो, तो दैट इज़ नोन एज ग्रीन जीडीपी। इंडियाज़ अटेम्प्ट टू मेज़र ग्रीन जीडीपी, तो मॉस्पी जो है हमारी, हमेशा ये ध्यान में रखना है जब भी इकोनॉमिक्स की टर्म आए, तो मॉस्पी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, शॉर्ट में इसको MOSPI कहते हैं। इनिशिएटेड compliance of environmental accounting under NCAVES, National Capital Accounting and Valuation of Ecosystem Services। उतनी याद नहीं रखनी, इतनी डिटेल में नहीं जानी, कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट नहीं है। उसके बाद कहती है क्या, ग्रीन अकाउंटिंग ऑफ फॉर इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी प्रोजेक्ट एक है, ये हर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए है। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मेजर ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, वो कौन सा था, तो वो उत्तराखंड है, जिसने कि पहली फर्स्ट इंडियन स्टेट ये उसने ग्रीन जीडीपी को मेजर किया। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या कहता है, क्या इन्वायरमेंटल कुज़नेट कर्व, ये वाली कुज़नेट्स कर्व है, इन्वायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व, ये क्या आर्ग्यू करता है, क्या कहता है, इनिशियल फेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर सीम्स टू बी अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन पॉल्यूशन लेवल एंड पर कैपिटा इनकम। देखो क्या कहता है, जब आपकी इकोनॉमी ग्रो होती है ना, तो इनिशियल फेज पे क्या होगा, थोड़ी सी आपकी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी, बट इसके लिए आपको थोड़ी सी वरी नहीं करनी है, बिकॉज क्या है, अभी आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो अभी लेकिन एक समय के बाद क्या होगा, आपके पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी आ जाएगी, उस तरह की लाइफ स्टैंडर्ड हो जाएगी, फिर जो है क्या हम इस चीज़ का ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये कुज़नेट कर्व्स हमें बताता है, ये थोड़ी सी ध्यान में रखनी। कुज़नेट कर्व्स प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछ सकता है, आई थिंक पूछा भी होगा कुज़नेट कर्व के बारे में, या टेस्ट सीरीज में तो अक्सर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो क्या है कि एक रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, जो कि पॉल्यूशन लेवल और पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगा, जब आपकी जीडीपी बढ़ेगी, मतलब देश की इनकम बढ़ रही है, मतलब क्या, देश का इनकम मतलब क्या हो गया, इस देश में जितने इंसान रह रहे हैं सबकी इनकम, तो दैट्स वाई पर कैपिटा इनकम मतलब जीडीपी बढ़ेगा, तो पॉल्यूशन लेवल उसमें जो है क्या पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब हम लोग चलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसको थोड़ा सा हम लोग इसकी बेसिक एक बार समझते हैं बहुत शॉर्ट में। देखो क्या था कि एक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1990 में HDI निकालना स्टार्ट करता है। 1990 में HDI निकालना, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप देख रहे हैं, इंडेक्स मतलब क्या है कि आप कोई भी लिस्ट बना दिए, मान लीजिए 10 पैरामीटर सेट कर दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, दिस, वो एक तरह का इंडेक्स। पहली बार UNDP में 1990 में HDI का कंसेप्ट लेके वो आते हैं, ठीक है। ये कैसे हुआ, तो एक टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट था जिसमें कि प्रोफेसर महबूब अल हक थे, कहाँ से, वो पाकिस्तान से थे, और जिससे कि आप अच्छे से जानते होंगे अमर्त्य सेन, हमारे नोबेल लिटरेट लॉरिएट्स अमर्त्य सेन इकोनॉमिस्ट हैं। इन दोनों की मेंबर और कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने HDI का कंसेप्ट दिया। इस HDI में 2010 में हमने 3 न्यू इंडिकेटर सेट किया, 3 न्यू पैरामीटर, और 2014 में एक और पैरामीटर ऐड किए जो कि इसमें GDI को ऐड किए।
क्या होता है। अब ये देखो, ये डायरेक्ट चीज़ जो था ये PT 365 में दिया है। तो इसे समझने के लिए हमें इसलिए बेसिक थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर आपको पढ़ने से मतलब नहीं रहता। हम अक्सर ये देखते हैं क्या, UPSC पूछती है स्टैटिक से ही क्वेश्चन, बट वो करंट वाला टॉपिक रिलेटेड रहता है। तो वो टॉपिक को भी समझने के लिए हमें बेसिक अपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है ना। तो देखो यही पिक्चर कहाँ दिया हुआ हमें, ये वाली पिक्चर यहाँ पे दी हुई है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको तो क्या बताया, इस तरह यहाँ से 3 रिपोर्ट हुआ, एक रिपोर्ट ये हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। ये जो रिपोर्ट है IHDI का मतलब क्या होता है, इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। इनइक्वलिटी को एडजस्ट करके मतलब क्या, कि आपको ये देखना है कि हाउ द एवरेज अचीवमेंट्स ऑफ अ कंट्री इन लॉन्गेविटी, एजुकेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मेनली बात करता है इनइक्वलिटी को एडजस्ट करनी, मतलब गरीब और अमीर के बीच में जो जो डिस्टेंस बढ़ रही है, वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का क्या लेवल है वो स्टडी करते हैं IHDI के अंदर में। सेकेंड इंडेक्स जो है MPI, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, MPI देखिए यहाँ पे, ये MPI है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि ये बात करता है पीपल इन डेवलपिंग कंट्री फेसेस इन देयर हेल्थ। तो हम बात करेंगे इसमें डेवलपिंग कंट्री में लोगों की हेल्थ की क्या कंडीशंस है, एजुकेशन की क्या कंडीशन है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वो किस तरह से रहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, GII मतलब जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, कि एक महिला और एक पुरुष के बीच में मतलब कितनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की सिमिलैरिटी है। मतलब जैसे किसी जगह पे पुरुष को इजीली जॉब मिल जाता है, वुमेन को सफ़र करना होता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे इनइक्वलिटी लेवल बहुत ज़्यादा है। यदि ये चीज़ वुमेन को मतलब ये फील नहीं करना पड़े कि हाँ मैं वुमेन हूँ इसलिए मुझे जॉब नहीं मिल रही है, तो ऐसे में बोलेंगे क्या, कि ये जो इनइक्वलिटी है ये बिल्कुल ख़त्म हो रही है। तो ये वाली स्टडी जो है कहाँ होती है, ये करते हैं हम लोग जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में, जहाँ पे कि जेंडर इनइक्वलिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब वुमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी रहती है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, और लेबर मार्केट में उसकी कितनी लेबर मार्केट में दोनों की वेजेस कंडीशन क्या है। कि आज भी आप देखते होंगे आपके आस पड़ोस में यदि कहीं काम होता होगा बिल्कुल कंस्ट्रक्शन वाली जगह पे, तो आप वहाँ जाके यदि पता करेंगे, तो यदि एक मैन है तो उसको मे बी यदि उसको 350 to 400 रुपीज़ पर डे मिलता है, उसके जगह पे जो कि सेम काम वो भी करेगी, वुमेन भी करेगी ईंटा ढोने की, तो उसे ओनली 200 और 250 रुपीज़ ही पर डे मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना लेबर मार्केट में उसकी वैल्यू कम है, दैट मीन्स जेंडर इनइक्वालिटी ज़्यादा है। वुमेन कितना एम्पावरमेंट है ये स्टडी करते हैं हम लोग जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में। एंड लास्ट जो 2014 में ऐड किया GDI मतलब जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें बात करते हैं वैल्यूज़ फॉर मैन एंड वुमेन के बारे में, ठीक है। ये 4 इंडिकेटर, ये चारों इंडिकेटर का यूज करके UNDP रिपोर्ट पब्लिश करती है ईयरली, जो कि हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। आपको अक्सर ये चीज़ मुझे कन्फ्यूज़न होती थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, अब मैंने थोड़ी सी समझी है, तो अब मैं चाहता हूँ कि इसे आप थोड़ी सी बस समझ लो, काफ़ी अच्छा लगेगा इसे समझ के कि HDI कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए पहले तो हमें डायमेंसन चाहिए। डायमेंसन में क्या, कि हम लोग देखेंगे अब यदि इंडिया है तो इंडिया में लोगों की हेल्थ कैसे है, एजुकेशन कैसी है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है। तो अब जब हम आपसे मान लो पूछेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी है, आप तो इजीली बोल दोगे हाँ हम बहुत अच्छे हैं, जो भी कोई मिलेगा बोले हाँ अच्छे हैं, इससे तो पता नहीं चलेगा ना किसकी हेल्थ कैसी है। तो इसलिए हमको चाहिए एक इंडिकेटर, उस इंडिकेटर पे रखें और पता चल जाए कि हाँ ये आदमी हेल्दी है या नहीं है, एजुकेटेड है या नहीं है। ये हमारे पास पैरामीटर इंडिकेटर चाहिए, तब तो हम बताएंगे ना हाँ वो ऐसे तो सब बोलेगा कि हम एजुकेटेड है या एजुकेटेड कम है ज़्यादा है, तो कैसे। तो इसके लिए हमने जो है इंडिकेटर बनाया, हेल्थ का इंडिकेटर बनाया लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब जब आप जन्म लेते हैं तो आपके कितनी ईयर तक आप सर्वाइव करने की आपकी कैपेसिटी है, दैट
डिपेंड्स ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की मिनिमम एज कितनी रखी है 20 और मैक्सिमम 85। मतलब आपका जो है 20 साल से कम 20 साल जीते हैं और मैक्सिमम 85 तक जीते हैं, तो ये रिपोर्ट इसमें रखते हैं। एजुकेशन का बात करता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब क्या हो गया और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब क्या हो गया। एक सेकेंड में यहाँ पे देखिए, ऐसे समझिए। ये अभी देखो, ये जब बच्चे की जन्म होती है, मान लेते हैं अभी उसकी 0 है डेट। अब ये नन्हा मुन्ना राही हूँ, बच्चा भी बहुत मस्ती में है, तो 0 से 6 ईयर तक क्या करेगा बताओ जरा। 6 हमारे इंडिया में या दुनिया में मेजरली बच्चे की पढ़ाई 6 ईयर के बाद स्टार्ट होती है। 6 ईयर के बाद पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। तो जो 6 ईयर से यदि हम ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम उसकी जो स्कूलिंग होगी 25 साल के अंदर तक में, तो कितनी साल तक वो पढ़ सकता है, 18 ईयर तक पढ़ सकता है। तो 6 से 25 साल में हम ये देखेंगे कि वो कितनी साल तक एजुकेशन अचीव किया है। 6 से 25 ईयर तक में कोई बच्चा हो सकता है क्या 4 साल ही पढ़ा हो, मतलब उसने क्लास 1 से स्टार्ट किया, क्लास 4 में छोड़ दिया। कोई 12 साल भी पढ़ सकता है, मतलब क्लास 1 से स्टार्ट किया, 10th किया, 11 12th किया। कोई आदमी 16 कर सकता है, 17 कर सकता है। तो मैक्सिमम हम बात करते हैं, एक हम ये चेक करेंगे कि 16 ईयर से लेके 25 साल में उसने कितनी ईयर की पढ़ाई की। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। देखो एक यहाँ पे ट्रिक ऐसे याद रखना कि अब उसके बाद मान लो कि 25 साल से ज़्यादा में इंसान जो पढ़ाई करता है, 25 साल से ज़्यादा, कुछ लोग 30 साल तक भी पढ़ते हैं, 35 साल तक रिसर्च करते हैं। तो इस पीरियड में वो कितनी ईयर तक स्टडी किया, इस ईयर में कितनी, तो इस ईयर में जितनी भी साल ईयर स्टडी किया उसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड ई से, और इसको बोलते हैं एम से। अल्फ़ाबेट्स में पहले ई आता है तो समझेंगे क्या, एक्सपेक्टेड ईयर पहले आया, मतलब 25 साल से पहले उसने कितना स्टडी किया। उसके बाद एम आता है तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, 25 साल के बाद उसने कितना स्टडी किया। तो ये कहता है क्या, इसमें इंडिकेटर में हम वैल्यू मानते हैं क्या, क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड, या तो बच्चा कुछ पढ़ाई ही नहीं करे, बचपन से ही वो 0 पे रह जाए, कुछ नहीं पढ़ाई करे। मैक्सिमम वो कितना पढ़ सकता है 25 साल तक, आप खुद कॉमन सेंस लगाएंगे। यदि कोई बच्चा 6 साल से पढ़ना स्टार्ट किया और 25 साल तक में मैक्सिमम भी पढ़ेगा तो 18 साल पढ़ सकता है। क्या इससे ज़्यादा पढ़ सकता है, तब तो 25 साल के बाद ना हो जाएगा, तो उसे हम अगले में कैलकुलेट करेंगे। हमको बात करनी है 6 से 25 साल तक में कितना पढ़ेगा, तो 18 साल पढ़ा। तो हम इस अपनी कैटेगरी में रखे एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग 0 से 18 साल। अब कोई बच्चा मान लो कि 18 का 18 साल किसी कंट्री, जैसे मान लो एक कंट्री हम ले लेते हैं, मान लेते हैं इंडिया ही ले लेते हैं। इंडिया में यदि सभी बच्चे, जितने इंडिया के बच्चे सभी 25 साल से पहले तक 18 साल तक स्कूलिंग कर लेता है, तब हमारी क्या बोलेंगे, हमारी HDI बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन क्या है हमारी जो अब यहाँ पे जो येलो कलर की चीज़ लिखी हुई है, ये इंडिया की डाटा है। मतलब हमारे यहाँ मैक्सिमम जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं। तो आप बोलिएगा मेरे कोई दादाजी हैं, मेरे नाना जी हैं, वो तो 80 साल जी रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा भी तो आदमी जो 40 साल में मर जा रहा है। तो एवरेज जब हम बात करते हैं ना इंडिया में, तो एक इंसान 68 ईयर वो इस धरती पे जीता है, उसके बाद वो गॉड के पास चले जाते हैं। तो ये तो हो गया इंडिया की 68 है यहाँ पे। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग जो कि 18 साल मैक्सिमम कर सकता था, बट इंडिया में ओनली 11.9 ईयर ही वो पढ़ पाता है। मतलब ऑन एन एवरेज इस डाटा से देखिए तो मैक्सिमम लोग 12th करने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। यही डाटा बता रहा है ना, 11 साल यदि पढ़ रहा है तो इसका मतलब है हायर एजुकेशन पे वो नहीं जा रहा है, क्लास 1 से स्टार्ट किया होगा और 12th में जाने के बाद छोड़ दिया होगा। तो 11.9 जो है क्या एक्सपेक्टेड ईयर, मतलब 25 साल से पहले 11 साल पढ़ा, और 25 साल के बाद वाली पढ़ने वाली पॉपुलेशन की जो है क्या, जो कि मैक्सिमम 15 साल वो पढ़ सकता था, उसमें से मात्र इंडिया में 6.7% पढ़ता है। इसके बाद की जो डाटा हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। किसी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप कैसे तय करते हैं। यदि एक रिक्शा चालक है तो वो मान के चलते हैं कि रिक्शा चालक की मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक कोई ऑफिसर है बैंक में काम करता है,
तो उससे ख़राब होगी। ये आप कैसे कह सकते हैं? बिकॉज दोनों की अर्निंग है कि बैंक वाले ऑफिसर अधिक पैसा कमा रहे हैं, रिक्शा वाला कम कमा रहा है, तो वो उतना ही एक्सपेंडिचर कर पाएगा। तो इसीलिए दुनिया ने इसके लिए बोला कि मिनिमम कोई पर्सन $100 अर्न करता है या फिर मैक्सिमम 75,000 अर्न कर सकता है। इस चीज़ को हमने रखा कि तो यदि कोई कंट्री मान लो कि वो कंट्री इंडिया ही है, इंडिया के सभी लोग $75,000 हर वो कमाते हैं ईयरली, उसकी होती है इनकम 75,000 तो समझ लो इंडिया के HDI सुपर बूम, हम लोग बहुत डेवलप हो कहलाएंगे। बट ऐसा नहीं है। हमारी जो ओवरऑल एवरेज पर कैपिटा इनकम जो है वो $6,000 है। ये $6,000 में एक रिक्शा चालक का भी है, एक मुकेश अंबानी साहब का भी है। हम बिकॉज यहाँ पे एवरेज ले रहे हैं तो सबकी वो निकाल रहे हैं। इन बेसिस पे जो है, इस क्राइटेरिया पे कि आपके देश में हेल्थ कैसा है, एजुकेशन कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, कैलकुलेट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम 1 तक जाती है। जिस कंट्री की वैल्यू इधर जा रही है, इसका मतलब है वो अच्छा कर रहा है। यदि अब इस पे क्राइटेरिया बनाया 0.8 से इस रेंज में हो तो बोलेंगे उसकी वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 0.8 से 0.7 पे हो तो बोलेंगे उसकी जो है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इस रेंज में। और यदि कोई कंट्री इस रेंज में हो 0.7 टू 0.55 तो उसे बोलेंगे मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री, जिसमें कि हमारा प्यारा भारत इंडिया आता है। तो ठीक है, हम लोग और ग्रोथ कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो इंडिया यहाँ पे आता है 0.55 से 0.7 में, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाले कंट्री में। और इससे जो कम है उसे बोलेंगे लो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री, जैसे कि अफ्रीकन कंट्री है, कीनिया है, नामीबिया है, बुरुंडी है, वो सब कंट्री इस लिस्ट में आते हैं। होप सो आपको इस स्लाइड में सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब चलते हैं अपने PT 365 पे। तो ये बात अभी हमने देखा कि हेल्दी लाइफ, नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे ये क्राइटेरिया 3 पे सेट होती है जो HDR रिपोर्ट बनती है। अब आपको ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्या कहता है, क्या हमारी अभी जो है 2021 और 22 दोनों रिपोर्ट में 2 कंसेक्यूटिव ईयर में इंडिया की रैंक डिक्लाइन हुई है। हम लोग अभी 132 है आउट ऑफ 191 कंट्री। हम लोग श्रीलंका से भी पीछे हैं, चाइना से भी पीछे हैं, इवन बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे हैं। भूटान से भी हम लोग पीछे हैं, भूटान की 127 है, बट इंडिया 132 है। कोई नहीं, इम्प्रूव हो जाएगी। इंडिया कहता है क्या, बट एक पॉजिटिव न्यूज़ क्या है, इंडिया इज़ ब्रिजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट गैप बिटवीन मैन एंड वुमेन फास्टर देन वर्ल्ड। दुनिया में किसी भी कंट्री से ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं ना, जो मैन और वुमेन में जो डिफरेंस थी उस चीज़ को हम कम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम सक्सेस हैं। हम यहाँ पे हमारे यहाँ अब वुमेन को भी क्या है कि वो इजीली जो है अच्छे से हर अपॉर्चुनिटी उसके पास अवेलेबल हो रही है। तो दैट मीन्स ये जो ब्रीज कर रहे हैं दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है मैन और वुमेन की। तो ये अच्छी खबर है। कहता है क्या रीज़न था जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिक्लाइन हुई है इंडिया की और दुनिया में बहुत सारी कंट्री की। 4-5 रीज़न जो बताया जा रहा है। सबसे पहला रीज़न कहता है क्या, इसमें कोविड-19 की पेंडेमिक थी, उसने पूरी स्टेट ऑफ इकोनॉमी को डिसरप्शन कर दिया। सेकंड कहता है रसिया की जो इन्वेजन हुई यूक्रेन पे, तो जो सप्लाई चेन होती है ना पूरी कंट्री की, देखो आज ग्लोबल वर्ल्ड है, मतलब एक छोटा सा तिनका कहीं पे भी टूटेगा तो वो पूरी दुनिया में उसकी इम्पैक्ट होगी। बिकॉज कहीं ना कहीं से हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। यही मतलब था ना ग्लोबलाइजेशन का, कि दुनिया में कहीं कुछ होती है, जैसा कि आपको अभी तक जो भी मेजर क्राइसिस आई तो एक छोटी सी कंट्री में कहीं हुई, वो पूरी की पूरी दुनिया में फैल के चली गई। जैसा कि 2008 में हुआ, वो सब क्राइसिस सभी में वही है कि अभी उस पर बात करेंगे तो फिर टॉपिक लंबी होती जाएगी। फिर बात करते हैं क्लाइमेट क्राइसिस। अभी आपने देखा कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर काफ़ी बढ़ गया है, और जब डिजास्टर्स होती है तो इंसान के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत पुअर हो जाती है, इकॉनमी पूरी चौपट हो जाती है,
नेशनल इनकम कम हो जाती है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आदमी के भी तीनों पैरामीटर में, ये वाले भी फैक्टर में पैसा भी ख़त्म हो गया तो नॉलेज भी कहाँ से, तो सब जगह से लाइफ डिसरप्चर हो जाती है ग्लोबली। और क्या कहता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिप्ड टू इन 2021 फ्रॉम 2029, 2019 से यदि कंपेयर करें तो इवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी तक घट गया, मतलब जो नॉर्मल पहले इंसान की जीने की एज थी उससे भी कम हो गया, मतलब इंसान जल्दी मर रहा है। डोमेस्टिक, ये तो ग्लोबल रीजन था। डोमेस्टिक रीजन में क्या कहता है, क्या इंडियाज़ ह्यूमन डेवलपमेंट वैल्यू फेल इन 2021 से 22 फ्रॉम इतना, प्लेसिंग द कंट्री मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी। याद है अभी जस्ट हमने बात किया, इंडिया यहाँ पे आता है इस रेंज में। सेम यहाँ पे ये कह रहा है क्या कि हम अब किस कैटेगरी में आ गए हैं, वी आर इन द कैटेगरी ऑफ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी। ध्यान में रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आ चुके हैं। रीज़न क्या था, फॉलोइंग रीजन है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे यहाँ भी ड्रॉप हुई है। स्कूलिंग ईयर जो था, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, अब बिल्कुल ये याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि एक्सपेक्टेड ईयर मतलब ऐसे डाटा 25 साल से पहले कितना ईयर स्कूलिंग किया और 25, तो उसे बोलेंगे हम लोग एक्सपेक्टेड। और मीन इसके बाद कैसे याद रखना था, अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। यदि ऑब्जेक्टिव आएगी तो एलिमिनेट ऐसे कर लेना एग्जाम में आया तो। नेक्स्ट कहता है क्या, इंडियाज़ पर कैपिटा इनकम इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी हैज़ गॉन डाउन बाय 5% ड्यूरिंग 2019 से। देखो एक टर्म है परचेजिंग पावर पैरिटी, ये मेरा मन है कि मैं इसे बता दूं बिकॉज इससे जो है ना क्वेश्चन तो आता ही है और हर जगह यूज होती है। आप कभी भी जीडीपी अभी गूगल पे आप सर्च करो तो वहाँ पे यही प्रॉब्लम बताएगा कि पर कैपिटा बेसिस पे ऐसा है और नॉमिनल जीडीपी ऐसे है। हम एक बार समझते हैं, 2 मिनट बस आप मुझे समय दीजिए, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जीडीपी को कैलकुलेट करने का 2 मेथड्स हैं, एक कहते हैं उसको नॉमिनल जीडीपी, एक को कहते हैं आपका जो हो गया जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। नॉमिनल बहुत आसान है, मान लो इंडिया की जीडीपी जो है, हम लोग तो इंडिया की जीडीपी 100 रुपये है, 100 से अच्छा होगा हम इसको कर देते हैं 140 रुपीज़ टोटल इंडिया की जीडीपी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दुनिया में चूँकि डॉलर अभी नेशनल मतलब पूरी ग्लोबल करेंसी है तो हम इंडिया की जीडीपी को डॉलर में निकाल लेते हैं और हमें पता है ओल्ड एक्सचेंज रेट ही रखते हैं ताकि कैलकुलेशन में $1 = 17 रुपीज़ एक एवरेज मान के चलते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो जीडीपी हो गई कितनी हो गई, तो ये हो गया 70 से डिवाइड करेंगे तो $2, मतलब एक यही हुई ना, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। $1 में 70 रुपये, 70 रुपीज़, $2 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 70 140। तो जब डॉलर से हम लोग इसको मेजर करेंगे तो इस जीडीपी को कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। और ये जो $1 बराबर 70 रुपीज़ हुआ, ये कौन तय करेगा, तो ये करेगा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर, कि डॉलर की मार्केट में कितनी वैल्यू है, कितनी मजबूत हो रही है, उस बेसिस पे नॉमिनल जीडीपी बताएगा। अब समझो जीडीपी जो पीपीपी बेसिस पे होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी पे होता है, आप इसको मेरे ख्याल से या दुनिया इसे मानती है दिस इज़ द बेस्ट रियल ऑफ रियल जीडीपी। ये बताती है कि हाँ एक्चुअल में है क्या सिस्टम। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो आप क्या करते हो, एक यहाँ पे आप हो या और यहाँ पे एक आपका फ्रेंड जो कि क्या है, ये यूएसए में है, ये अमेरिका में है, आप इंडिया में हो। आपने दोस्त को फ़ोन किया, दोस्त कि चलो अभी वर्चुअली ही दोनों आदमी क्या खाते हैं, मैकडी चलते हैं, तुम अमेरिका में मैकडी चले जाओ, दोनों आदमी बर्गर खाते हैं, ठीक है। आपने भी ऑर्डर किया बर्गर और जो है आपके फ्रेंड ने भी बर्गर ऑर्डर किया, ठीक है, कोई इशू नहीं है।
आपसे जब प्राइस पूछा गया कि कितना प्राइस हुआ, तो आपने मैकडी वाले को क्या किया, आपने मैकडी वाले को 120 रुपीज़ दे दिया, ठीक है। और आपका फ्रेंड से जब वहाँ से पैसा मांगा गया, तो आपके फ्रेंड से डॉलर जो है, मान लेते हैं उससे $6 लिया गया। इतना ही जनरली रहता है, $5-6 में एक मैकडी आती है यूएसए में। तो इसका मतलब है आपने भी एक मैकडी खाया है, उसने भी एक मैकडी खाया है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं ना, 120 रुपीज़ इज इक्वस टू $6। सिंपल सी बात है, चूँकि मैकडी की ही वैल्यू है कि $6 बराबर 120 रुपीज़। तो यूनिटरी मेथड पढ़े बचपन में कि यदि 10 रुपये में 50 आम, यदि 10 रुपीज़ में 50 मैंगो मिल रही है, तो 1 रुपीज़ में कितनी मिलेगी, तो ये 50/10 करते थे, ऐसे ही करते थे, डिवाइड करते थे। तो सेम मैथमेटिक्स यहाँ से अप्लाई करते हैं यूनिटरी मेथड से। तो देखो कि हमें क्या पता है, $6 बराबर कितनी हो रही है, 120 रुपीज़। इसका मतलब है $1 बराबर कितनी हो जाएगी, 120/6, तो 6 2 जा 20। रियलिटी में मतलब क्या हो रहा है कि जब हम कोई सामान खरीद रहे हैं, तो $1 बराबर तो 20 रुपया ही हो रहा है, बट एक्सचेंज रेट हमें क्या कह रहा है, हमें एक्सचेंज रेट कह रहा है क्या कि $1 बराबर 70 रुपीज़। तो किसको हम करेक्ट माने, रियलिटी में इकोनॉमिस्ट मानते हैं ये सही है कि पैसे की वैल्यू आप मार्केट तय कर रही हो, उससे मतलब नहीं है, आप उस सेम मनी से कितनी सामान खरीद सकते हो, दैट इज़ द रियल क्वेश्चन, ठीक है। तो हम $1 में 20, तो ये इस बेसिस पे इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो, हम जिस बेसिस पे हमने अपने इंडिया के जीडीपी को $2 बताया था, एक्चुअली में ये क्या है, 20 का कितना टाइम 70 हो जाएगा, ऑलमोस्ट ये लगभग 20 या 60, 3.5%, 3 ही मान के चलते हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं, 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो हम अपने जीडीपी को भी 3 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज डॉलर की वैल्यू तो ज़्यादा हो रही है। तो इंडिया की जो है जीडीपी कितनी हो जाएगी, तो 2 से 2 4 जा तो 8, या 2 3 जा 6, यही होगी ना, $8 के समथिंग में ये होगी। समझ में आया, बिल्कुल बहुत आसान चीज़ है, क्या सिंपल सी, मतलब हम क्या कर रहे हैं ना कि हम एक्सचेंज रेट पे नहीं जाएंगे, हम ये देखेंगे कि रियलिटी में क्या है, क्या $1 की वैल्यू क्या है। ऐसे ही अब इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं कि इंडिया में मान लो एक बास्केट लिया, बास्केट मतलब उसमें 600-700 आइटम जाके वो इंडिया में खरीद लिया, ठीक है। 600-700 आइटम अमेरिका में खरीदा, दोनों कंट्री में चेक किया कि हमको यहाँ पे इंडिया में कितना रुपीस देना पड़ रहा है और अमेरिका में कितना डॉलर पे करना पड़ रहा है। उस बेसिस पे जब हम लोग निकालते हैं तो हमें क्या फाइंडिंग्स मिलती है, ये अब ध्यान से सुननी है कि रियलिटी में $1 इज इक्वस टू ऑलमोस्ट 17 रुपये पड़ता है। ये रियलिटी में जब हम कुछ सामान खरीद रहे हैं, ये अमेरिका या इंडिया में खरीद रहे हैं, तो $1 बराबर 17 रुपीज़ पड़ता है। यदि एक्सचेंज रेट की बात जाए तो $1 इज इक्वस टू कितनी है, 70 रुपीज़। हालांकि अभी ये बहुत ज़्यादा है, 80 के आसपास होगी, बट हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। इसका मतलब आप हमें बताइए ये कितनी टाइम्स ज़्यादा है। ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हम लोग मान लेते हैं, ये 4 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया की जीडीपी प्रेजेंट में कितनी है, आप गूगल करके चेक कीजिएगा। ऑलमोस्ट जो इंडिया की नॉमिनल जीडीपी हम बात कर रहे थे ऊपर में, ये हम बात कर रहे हैं नॉमिनल जीडीपी। तो ये जो इंडिया की नॉमिनल जीडीपी है, ये लगभग $3.1 लाख करोड़। लेकिन हमें तो पता करना है क्या जीडीपी जो इंडिया की है वो परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस पे क्या हो रही है। तो इसका मतलब हमें इसको 4 टाइम्स इंक्रीज करना होगा। तो एग्जैक्टली लगभग क्या हो जाएगा, ये $12 लाख करोड़, ठीक है, क्लियर है। और 12 लाख करोड़, और ये लाख करोड़ को क्या कहते हैं हम लोग, ये जो है लैक्स करोड़ को ट्रिलियन कहते हैं। इतना तो बहुत आसान चीज़ है ये। लाख करोड़, 1 लाख में कितनी जीरो, 5 0, 3 + 2, और करोड़ में 7 जीरो होता है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो इधर 7 था, वही 5 था, यानी कि 12 था। 12 जीरो को कहते हैं ट्रिलियन, 9 जीरो को कहते हैं बिलियन, और 6 जीरो को कहते हैं मिलियन। तो हम इसको बोल सकते हैं ना, इंडिया की जीडीपी ऑलमोस्ट 12 ट्रिलियन है।
यही जीडीपी रियलिटी में पीपीपी बेसिस पे है और इसी के बेसिस पे इंडिया को कहता है थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट कौन है इसमें? फर्स्ट है हमारे बगल के पड़ोसी चाइना भाई साहब और सेकंड पे इसमें है यूएसए। हाँ जी हाँ, यूएसए सेकंड नंबर पे। और इस बेसिस पे जाए डॉलर के बेसिस पे तो यूएसए नंबर 1 पे आ जाता है और इंडिया आई थिंक 6 नंबर पे वो आता है, 5 और 6 नंबर पे इंडिया आता है। कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद यूएनडीपी के बारे में है, हमने यूएनडीपी पे सब कुछ बात कर लिया। आप बस इसे थोड़ा सा पढ़ने का कष्ट करेंगे और इसकी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, इंडिया इसकी मेंबर है एंड नथिंग एल्स, कुछ और याद नहीं रखनी है। बात करते हैं पॉवर्टी एलिवेशन। देखो, गरीबी का हटाने से पहले हमें गरीबी का डाटा चाहिए। गरीबी होती क्या है, को कितने % गरीब हैं। तो गरीबी का सबसे पहले तो यदि हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या होती है, तो जब आप क्या होता है कि बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से दूर रहते हैं, दैट मीन्स उसे कहा जाता है स्टेट ऑफ पॉवर्टी कहा जाता है। पहले तो ये समझ लेते हैं न्यूज़ में क्यों था। तो द ऑथर एफिलेटेड, जिसने एक जो ऑथर थे इसके लिखने के उसने क्या किया, वो एसोसिएटेड थे आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से। उसने पब्लिश किया 2 डिफरेंट एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी निकालने का 2 एस्टिमेट्स तरीका बताया कि जिससे आप पॉवर्टी निकाल सकते हैं। उस चीज़ पे ये आर्टिकल्स हैं। तो कहता है एक, उसके बाद मोर ऑन न्यूज़ में इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, EAC of Prime Minister of India has also released State of Inequality in India report कि inequality की क्या रिपोर्ट्स हैं। डिफरेंट पॉवर्टी मेजर्स में कहता है कि आप पॉवर्टी को हम जो हमेशा जो है 2 तरीके से मानते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। पहले तो एक टर्म समझिए कि एब्सोल्यूट मतलब क्या हुआ, बिल्कुल गरीबी। एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट एक्सट्रीम पॉवर्टी है, जहाँ पे कि उसे जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जैसे होती है, पानी होती है, फूड होती है, सैनिटेशन होती है, वो जब उतना सा भी इंसान को नहीं मिले तो हम बोलेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब सबसे अधिक कन्फ्यूज़न क्या होगा रिलेटिव पॉवर्टी में। एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि एज़ पर वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, यदि आपकी अर्निंग जो है लेस देन $1.9 से कम है तो इसका मतलब क्या है कि आप इस कैटेगरी में आते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाले कंडीशन में आते हैं। और ये $1.9 किस बेसिस पे, ये परचेजिंग पावर पैरिटी से। और बिल्कुल आशा करते हैं कि आपको आज के बाद कभी भी परचेजिंग पावर पैरिटी आ जाए, बिल्कुल आसानी से समझनी है। परचेजिंग करने की पावर, पैसे कितना हम इंडिया में परचेज कर सकते हैं, अमेरिका में सेम पैसे से, बस इतना ही। अब कहता है कि रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है। रिलेटिव पॉवर्टी इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स अभी हो, जो भी इतनी डाटा है उसमें हम देखते हैं। देखो, इंसान कैसे कोई बताएगा कि हाँ हम अमीर हैं या तुम गरीब हो, जिसके पास सब कुछ लगभग नॉर्मल बेसिक लाइफ है। अब यदि कहने वाले होगा, एज़ फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, एक बैंक मैनेजर के सामने एक IAS ऑफिसर अमीर हो जाएगा, बैंक मैनेजर बोलेगा हम तो गरीब है भैया। अब एक IAS ऑफिसर के सामने जो है कि अब मान लीजिए मुकेश अंबानी, तो मुकेश अंबानी से यदि उसका कंपेयर करेंगे तो IAS गरीब हो जाएगा। तो इसकी क्या कोई बेसिक एस्टिमेशन है कि कौन गरीब है कौन अमीर है? तो इसके लिए ये कहानी स्टार्ट हो जाती है 1950 से ही, और 1950 से पहले भी हमारे द ग्रेट ग्रैंडफादर दादा भाई नौरोजी ने पहली बार प्रयास किया था। आप हिस्ट्री बुक में पढ़े होंगे वो चीज़। तो अब एक चीज़ क्या है कि पहले ये देख लेते हैं, फिर बताते हैं क्या करना है इसमें। पॉवर्टी एस्टिमेशन अप्रोच, पॉवर्टी की एस्टिमेट्स कैसे करते हैं कि हम क्या, तो कहता है क्या वेल बीइंग अप्रोच, कि कौन इंसान वेल बीइंग मतलब सही है, ठीक ठाक है, उस अप्रोच से ये किसने दिया था, एरिक एलार्ड ने ये टर्म दिया था वेल बीइंग अप्रोच, जिसमें कि हम लोग क्या 3 डायमेंशन मेजर करते हैं। बस कंसेप्ट याद रखनी है, दैट इज़ ये सब टर्म आती है स्टेटमेंट वाइज। तो एरिक एलार्ड ने 3 डायमेंशन दिया, हैविंग मटेरियल, लविंग सोशल, मतलब आपके पास मटेरियल मतलब बेसिक नेसेसिटी वाली टीवी फ्रिज वगैरह सब है, मतलब आप गरीब नहीं हैं।
लविंग मतलब सोसाइटी में आपको सबसे प्यार है, जैसे कि मतलब क्या, आपको सभी पसंद करते हैं, आपसे बात करते हैं। इस जगह कौन हो जाते हैं, वो दूर हो जाएंगे। जैसे मान लो कोई एक सोसाइटी की ऐसी कम्युनिटी है, मान लेते हैं वो SC ST टाइप में है, जिससे कि लोग बहुत पहले क्या करते थे, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते थे, उससे बात नहीं करते थे। तो उस जगह पे ये क्या हो जाएगा, तो लविंग सोशल से हम लोग ये बात समझते हैं। और बीइंग स्पिरिचुअल इमोशनल, आप कितनी खुश हैं, आप अपने आप में कितनी सेटिस्फाइड हैं, ये अप्रोच वेल बीइंग अप्रोच कहलाता है। सेकेंड कहता है कैपेबिलिटीज़ अप्रोच, जो कि किसने दिया गया था, हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन ने, एज एन अल्टरनेटिव टू इनकम एंड कंजम्पशन अप्रोच। देखो हम लोग बात करेंगे ना कि अभी थोड़ी पॉवर्टी पे, इस जगह थोड़ी इन्फॉर्मेशन को आगे पीछे किया है, हम अभी समझेंगे। कहता है क्या, पॉवर्टी के लिए बहुत तरह का मेजरमेंट आया। एक तो बोला कि इनकम बेसिस पे देख लो कौन कितना, जैसे अभी ऊपर भी देखे ना, वर्ल्ड बैंक बताया ना, यदि आप तुम $1.9 से अधिक कमाते हो या कम कमाते हो, तो एक तो ये बताया। फिर बात किया कि चलो इनकम लेवल से काम नहीं चलेगी, हम एक दूसरा मेथड अप्रोच करते हैं, कंजम्पशन मेथड, कि कौन कितना क्या खाता है। जैसे आप बहुत बार किताब में पढ़े होंगे, जो 2100 कैलोरी से 2100 कैलोरी से कम खाता है वो पुअर है, इस तरह का आपने पढ़ा होगा, वो भी अभी हम देखेंगे। तो कंजम्पशन अप्रोच, ये चीज़ OECD हैज़ डेवलप्ड मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटी फ्रेमवर्क। अमर्त्य सेन ने इस कंसेप्ट को दिया और इसे डेवलप्ड किया OECD ने, जिसके लिए 5 कैपेबिलिटी रखा। आपकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, मतलब आपके पास एम्प्लॉयमेंट वगैरह है या नहीं है, इजीली अवेलेबल है या नहीं है। ह्यूमन कैपेबिलिटी, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट, आपकी अपनी क्षमता कितनी है। पॉलिटिकल कैपेबिलिटी, आप जो है क्या क्या आपको पॉलिटिक्स के मतलब जस्ट लाइक क्या पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी आपके पास कितनी है, क्या आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस देश के पॉलिसी मेकिंग में आप अपनी भूमिका निभा सकते हैं या नहीं निभा सकते हैं। सोशियो कल्चरल कैपेबिलिटी क्या है, सोसाइटी में आप कैसे आपके साथ बिहेव हो रहा है। और सिक्योरिटी कैपेबिलिटी की कौन सी सेक्शन कितनी सिक्योर्ड है, मतलब एज रिस्पेक्ट टू हम बात करें यदि दो कम्युनिटी की, एक जगह हम जनरल ले ले और एक ले ले SC ST, तो इस दोनों में कितनी सिक्योरिटी कैपेबिलिटी है, ठीक है। इसके बाद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अभी हमने बहुत डिटेल में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हर कुछ इसके बारे में देखा, MPI, तो इस पे हम अब बात नहीं करेंगे, आप इसको ये हाईलाइट किया हुआ इस पॉइंट को पढ़ लेना है। अब हम यहाँ पे देखो इंडिया ने पॉवर्टी एस्टिमेशन कैसे किया, उसमें तेंदुलकर कमेटी है, रंगराजन कमेटी है, फिर नीति आयोग साहब है, यहाँ पे अलग कमेटी है, लाकड़ावाला कमेटी है। ये कमेटी के बारे में जानने के लिए थोड़ी सी बैक हिस्ट्री में जानी होगी, थोड़ी क्रोनोलॉजी जाननी होगी। एक बार वहाँ चलते हैं। आप देखिए इस पूरी की पूरी लेक्चर में कहीं भी आपको यदि लगता है कि आप उस चीज़ को जानते हैं, आप लेक्चर को 1.25 1.5 तक स्पीड करके देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको अधिक टाइम वेस्ट नहीं करनी है। बट जिसे नहीं आती है ये उसके लिए थोड़ी उसे हेल्प हो जाएगी, तो दैट्स वाई मैं बेसिक को लेके चलता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं पॉवर्टी टेस्ट, ये सारी कमेटी तेंदुलकर, रंगराजा, ये सभी सबको देखते हैं। देखो सॉरी ये पेज है, देखो पॉवर्टी अभी हमने बात किया दो टर्म में, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। रिलेटिव बहुत ज़्यादा बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट भी यदि उसे पूरा नहीं हो रहा है, रहना, कपड़ा, घर, मकान, शेल्टर, एजुकेशन, तो उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट। रिलेटिव मतलब क्या, लैक ऑफ बेसिक इनकम इन कंपेरेटिव टू एवरेज इनकम, हम किसी से कंपेयर करते हैं कि तब जाके हम बोलेंगे रिलेटिव पॉवर्टी। मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लिए, ये वाली एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए हमने क्या किया कि कैसे पता करें कि कितनी पॉपुलेशन इंडिया में बिल्कुल ऐसी है जो कि बिल्कुल उसे रहने खाने के लिए भी नहीं है। तब तो आप यदि गवर्नमेंट, सपोज कीजिए आप खुद गवर्नमेंट है, आपको पॉलिसी बनानी है कि हम इतने आदमी को, ठीक है, उसके लिए आवास बना देंगे, आवास योजना जैसे कि चला इंदिरा आवास योजना, उसके लिए क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट गारंटी, तो जैसे मनरेगा बनाया गया, वो सभी योजना में कितनी वैकेंसी क्रिएट कीजिएगा, कितना उसको सब्सिडी दीजिएगा, फ्री राशन दीजिएगा, आपको कैसे पता चलेगा, जब तक उसकी एस्टिमेट्स होगी कि वो टोटल पॉपुलेशन कितनी है।
दैट्स वाई हम इसकी कैटेगरी कैलकुलेशन कर रहे हैं कि मेजर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लिए। तो सबसे पहले जो है हमने बनाया एक पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये अभी जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे हमने बात किया कि लोग कितनी कंज्यूम करते हैं उस बेसिस पे। इस बेसिस पे हमने बताया कि यदि कोई हाउस होल्ड है वो 5,000 रुपये पर हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं। हाउस होल्ड मतलब एक फैमिली, जैसे एक हाउस होल्ड में पिताजी माताजी भाई बहन, तो और पर मंथ यदि इतना कमाता है तो हम बोलेंगे ये एक पॉवर्टी लाइन बना दिया। इस पॉवर्टी लाइन से जो पीछे है मतलब वो एक्सट्रीम वो पुअर है, इसके बाहर जो है वो पुअर नहीं है। कहता है पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया जो है कैसे कहानी इसकी स्टार्ट होती है। स्टेप 1 में कहता है क्या, डिफाइन पॉवर्टी लाइन बाय स्पेसिफिक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट। कि बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट में 1971 से 72 में दांडेकर एंड रथ कमेटी बैठा। कौन? दांडेकर एंड रथ कमेटी, जिसमें दांडेकर जो चेयरपर्सन थे और रथ कमेटी जिसमें कि जो रथ जिनका नाम था उसका नाम था नीलकंठ रथ। इन दोनों की अध्यक्षता में ये कमेटी बैठा। इसने बताया जो आप अक्सर हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन। इसने बोला यदि कोई पर्सन पर डे 2250 कैलोरी 2250 कैलोरी से कम लेता है तो वो पुअर है, और इससे अधिक लेता है तो वो एक्सट्रीम पुअर से ऊपर है। बहुत आसान है, एक लाइन में याद रखनी है। दांडेकर और रथ कमेटी ने क्या कहा कि एक कैलोरी सिस्टम बना दिया 2250 किलो कैलोरी। बट इसके बाद अलग कमेटी आया। अलग कमेटी ने कहा कि देखो भैया तुम ऐसे कैसे कर सकते हो कि तुम सब के लिए यही सिस्टम बना दिए। तो मान लो एक क्या है कि एक मजदूर है और एक आदमी जो है कि ऑफिस में बैठा रहता है, ये तो इसकी और इसकी तुम कंजम्पशन लेवल एक कैसे कर सकते हो। ये मजदूर को तो अधिक खाना चाहिए ना, अधिक एनर्जी चाहिए, तब तो वो काम कर पाएगा। तो अलग कमेटी ने क्या बोला, क्या कि इसने क्या किया, 1 सेकेंड हाँ, कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन मिनिमम कैलोरी। हाँ, तो अलग कमेटी ने क्या किया ना, बोला कि देखो तो जो इसका मतलब हम क्या करते हैं, रूरल आदमी के लिए हम ये फिट कर देते हैं 2400 के, थोड़ा सा बढ़ा दिया। गांव के लोगों को अधिक मजदूरी करना होता है, मैनुअल वर्क अधिक होता है। यदि कोई गांव में एक पर्सन 2400 किलो कैलोरी से कम लेता है तो मतलब वो एक्सट्रीम पुअर है, और इससे ज़्यादा लेता है तो वो रिच के कैटेगरी में आएगा, मतलब पॉवर्टी से ऊपर आएगा। और शहर में यदि कोई पर्सन 2100 किलो कैलोरी से लेता है तो पहले ये सिस्टम रखा, इसने दोनों को अलग कर दिया, अलग कमेटी, और बाकी कुछ ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद 1993 में आते हैं लकड़ा वाला कमेटी। लकड़ा वाला कमेटी क्या कहते हैं कि डीटी लकड़ा वाला चेयरमैन थे, उसी के नाम पे लकड़ा वाला कमेटी। इसने बोला स्टेट लेवल पॉवर्टी एस्टिमेशन। तो उसने बोला क्या, ऐसा आप देखिए 2 स्टेट की कंडीशन बिल्कुल अलग हो सकती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि केरला की सिचुएशन वो जो है क्या यूपी से सेम करेगा। तो हम पूरी इंडिया लेवल पे कैसे कह सकते हैं कि किसको कितनी पॉवर्टी चाहिए। जैसे कि कहता है क्या, मे बी 1 kg वीट की प्राइस पंजाब में 15 रुपीज़ के हो, बिहार में 10 रुपीज़ के ही हो, बिकॉज वीट की प्रोडक्शन। तो इस लेवल पे उसने बताया क्या, आप जो है क्या कीजिए, इसकी जो है एस्टिमेशन आप क्या कीजिए स्टेट लेवल पे कीजिए, किस स्टेट में कितनी प्राइस है, पीपल कितना कैलोरी कंज्यूम कर पाते हैं, कितना उसके पास। तो इस बेसिस पे इसने कहा। लकड़ा वाला कमेटी क्या बोला, स्टेट लेवल पे निकाल लें। उसके बाद आता है ये पहली स्टेप्स में अभी तक हमने इतने कम्युनिटी देखा, जिसने कि सबसे ये वाला यहाँ से तक स्टेप 1 में अलग कमेटी दांडेकर कमेटी, जिसने पॉवर्टी लाइन डिफाइन करने के लिए ये बना। अब स्टेप 2 में हम लोग क्या देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डाटा फॉर हाउस होल्ड। देखो एक NSSO, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या किया, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे किया। हर घर में जाके उससे पूछा कि आप बताइए आप क्या क्या कंज्यूम करते हो, और इस बेसिस पे 5 साल तक के सर्वे के बेसिस पे उसने एक बास्केट बनाया। इस बास्केट में ऐड किया
कि पीपल फूड आइटम में क्या क्या खाते हैं और नॉन फूड आइटम में क्या क्या वो बाय करते हैं। ठीक है, इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेसिस पे, खर्च बेसिस पे पॉवर्टी एस्टिमेशन निकालना था। तो आदमी से पूछा, जैसे बोला मान लो चावल खाते हैं, राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, सब्जी हो गया, तो ये हो गया फूड में। और नॉन फूड आइटम में हो सकता है कुछ कपड़ा लेता होगा, नॉन फूड आइटम में कुछ बर्तन लेते होंगे, और कुछ इस तरीके से जो भी आइटम्स है ये लिया, कंजम्पशन बास्केट बना लिया, लिस्ट ऑफ ये कर लिया। अब 3 मेथड्स ऑफ एनएसएसओ सर्वे। एनएसएसओ का सर्वे का 3 मेथड्स था। एक कहते हैं यूआरपी, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, मतलब यूनिफॉर्मली, नाम से क्लियर है। एनएसएसओ ने क्या किया ना कि 30 डेज में तक में सभी घर के हाउस होल्ड को देखा कि कितने फूड आइटम खरीदते हैं, कितने नॉन फूड आइटम पे एक्सपेंडिचर करते हैं। ठीक है, 30 डेज के पीरियड में, इसे रिकॉल पीरियड मतलब क्या, 30 डेज का एस्टिमेशन ले रहा है। बट इसके बाद बोला कि नहीं, ये थोड़ा इसमें तुम इम्प्रूवमेंट करो, ये गलत है। बोला कि निकालो मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। बोला कि देखो फूड आइटम का कंजम्पशन जो है ना 30 डेज कर लो, और नॉन फूड आइटम का 365 दिन। कैसे, देखो मान लो एक मंथ का आप किसी समय निकालते कि फूड आइटम तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा हर मंथ का, बट मान लो ये क्या, मार्च का मंथ था, होली का मंथ था, तो इंसान क्या करेगा, कपड़े का शॉपिंग कर लेगा, तो इस मंथ एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, खर्च बढ़ जाएगी। लेकिन अगले मंथ मान लो अब कुछ नहीं है, फूड का तो सेम रहेगा, नॉन फूड आइटम जैसे चप्पल हो गया, कपड़ा हो गया, बर्तन हो गया, ये तो उस मंथ खर्च नहीं होगा। इसका मतलब है इस मंथ का क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर डाउन हो जाएगा। और क्या इस बेसिस पे हम पुअर उसको बोल देंगे, नहीं। तो इसके लिए बोला क्या, जो फूड आइटम है उसको 30 दिन का रखो, 30 दिन में खाना का तो वो रहेगा, बाकी नॉन फूड आइटम 365 डालो। बिकॉज इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईयरली कपड़े खरीदते हैं, चप्पल खरीदते हैं, बहुत सारे सामान लेते हैं। क्लियर है बात को। तो ये मिक्स्ड रिकॉल पीरियड हुआ, तो ये इससे बेटर था। अब क्या हुआ कि एक और तरीका बताया गया, बोला कि इससे भी बढ़िया तरीका है, वो देखो। उसने बोला क्या, मॉडिफाइड एमआरपी, मतलब मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, एमएमआरपी, मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। इसने बोला देखो क्या, इसमें भी अब जो है क्या, नॉन फूड आइटम में तो कोई चेंजेस नहीं बोला, 365 दिन का ही देखो आदमी कितना कंजम्पशन कर रहा है। बट जो आदमी फूड की जो हम बात करते हैं, फूड में भी 2 कैटेगरी बोला बना दो। देखो एक जो पेरिसेबल है, जो आदमी डेली डेली बाय करता है, पेरिसेबल जैसे सब्जी, आप ऐसा नहीं है कि आप जो है क्या 30 दिन का ला के स्टॉक कर दे, सड़ जाएगा। तो सब्जी का बोला कि 7 डेज का एटलीस्ट पीरियड रखो कि इसमें इंसान कितना बाय करता है। और नॉन जो कि ऐसा फूड ग्रेन जो कि पेरिसेबल नहीं है, बहुत सारे एक्चुअली रीज़न क्या था कि बहुत सारा घर में क्या होता है सीजनली, जैसे अभी वीट का सीजन आया तो 50 क्विंटल वीट खरीद के स्टॉक कर दिया, चावल 4 बोरा लेके स्टॉक कर दिया। तो इसका मतलब जिस मंथ में खरीदेगा उस मंथ का तो एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन रेस्ट ऑफ मंथ में एक्सपेंडिचर घट जाएगा। तो इसलिए बोला कि पेरिसेबल आइटम को 7 डेज, अदर फूड ग्रेन 30 डेज, नॉन फूड आइटम को 365 डेज। इस बेसिस पे एनएसएसओ ने ये चीज़ बताया। अब जाके स्टेप 3 में हम क्या करते हैं कि जो कंपेरिजन ऑफ पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन और कंजम्पशन की, हमने क्या किया, हमने एक तरीका बना दिया कि ये एक लाइन है जो कि 5,000 पर हाउस होल्ड मंथली यदि अर्न करता है तो ये लाइन है। यदि इस लाइन से कोई कम है, मतलब मान लो कोई 3,000 ही कमा रहा है, उसे बीपीएल बोलेंगे। बट कोई 5,000 से ऊपर जैसे 6,000 7,000 होगा तो उसे बोलेंगे एबव पॉवर्टी लाइन रेशियो। एक टर्म है हेड काउंट रेशियो। क्या होता है हेड काउंट रेशियो, कि बीपीएल फैमिली कितनी है, टोटल हाउस होल्ड कितनी है इनटू 100, तो इसे कहते हैं हेड काउंट रेशियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फिर इसके बाद देखते हैं क्या कि तेंदुलकर कमेटी 2004 में बनता है, जो कि इसके पहले हमारे पीटी 365 में है। प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, उसने इसके बारे में बताया था। इसने क्या कहा क्या कि इसका रिकमेंडेशंस क्या रहा, इसकी सारी की सारी रिकमेंड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया था। इसने बोला यूनिफॉर्म कंजम्पशन बास्केट टू एस्टिमेट रूरल और अर्बन पॉवर्टी। बोला कि हम जो बास्केट बनाए हुए हैं ना, कि गांव के लिए क्या कीजिए कि
पहले तो एक बात क्या, जो पहले के बास्केट में 1970 के समय में चल रही थी, इंसान आज भी क्या कर रहा है, क्या वही चीज़ उसमें उस बास्केट्स में है। बट कहता है कि अब आप देखिए इंसान की फूड पैटर्न, फूड बिहेवियर बदल चुका है। ठीक है, आदमी पिज्ज़ा बर्गर अधिक खा रहा है, वो सब तो लिस्ट में है ही नहीं, तो उसको आपको ऐड करना है। तो इसने क्या कहा कि बास्केट आउटडेटेड हो चुका है, उस बास्केट को वो कीजिए। यूनिफॉर्म कंजम्पशन बास्केट मतलब क्या, और उसके बाद क्या बोला, अब जनरली गांव और शहर के लोग भी ऑलमोस्ट सेम ही खाना खाते हैं, तो दोनों के बास्केट में सिमिलैरिटी लाइए। ठीक है, ये था इसका कहना तेंदुलकर कमेटी का। उसके बाद रंगराजन कमेटी क्या कहते हैं, रंगराजन कमेटी का रिकमेंडेशन था सेपरेट रूरल एंड अर्बन कंजम्पशन बास्केट एज कंजम्पशन बास्केट वाज ऑलरेडी अपडेटेड बाय एनएसएसओ। तो इसने भी ये कहा कि सेपरेट कर दो रूरल और अर्बन बास्केट को, बिकॉज इसका कहना था क्या, एनएसएसओ तो ऑलरेडी बास्केट को अपडेट कर दिया है। और इसने कहा, इसने क्या ऐड करने को बोला कि हाउस रेंट को भी बोला क्या आप उसको जो है कि एक्सपेंडिचर में ऐड कीजिए, बिकॉज मैक्सिमम पीपल अब रेंट पे रहते हैं। तो ये इनकी थी। और रंगराजन कमेटी का जो बेस्ड था जो ये मॉडल, वो एमएमआरपी मॉडल पे था। मतलब एमएमआरपी जो हमने देखा था मिक्स्ड मॉडिफाइड रेट वाली, ये जो एमएमआरपी हमने देखा यहाँ पे भी ना, ये था ना मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड वाला, मतलब फूड पेरिसेबल 7 डेज, अदर फूड आइटम 30 डेज, नॉन फूड आइटम 365 डेज। तो इस बेसिस पे ये एक कमेटी, लास्ट कमेटी थी रंगराजन कमेटी। इसके बाद अब जो है इनकी सारी कहानी नीति आयोग इसको संभालती है। यही सब कमेटी के बारे में दिया हुआ है। पॉवर्टी एस्टिमेशंस इन इंडिया, तेंदुलकर कमेटी 2009 में। मैथडोलॉजी क्या बेस्ड था, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया कैसे मंथली, वहाँ पे एक एक मंथ में हम जो खाने के एक्सपेंडिचर ऐड कर रहे हैं। इसके फाइंडिंग के अकॉर्डिंग 21.9% जो है हमारा पॉपुलेशन पुअर है। रंगराजन कमेटी जो 2014 में बना, इसने तरीका क्या, इसके बेसिस के अकॉर्डिंगली जो है 29.5% इंसान पॉवर्टी लाइन के बिलो है, मतलब गरीब है। और नीति आयोग का भी जो नीति आयोग की जो एस्टिमेशंस है, एज पर नीति आयोग का क्या फाइंडिंग्स है, 25.01% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन पुअर है। नीति आयोग कोलैबोरेट करके किससे, यूएनडीपी जो इंडेक्स पब्लिश करती है, उस बेसिस पे रिपोर्ट पब्लिश करती है, उसके कोलैबोरेशन से एचडीआई जो यूएनडीपी निकालती है, उसके कोलैबोरेशन से ये रिपोर्ट पब्लिश करती है नीति आयोग। ये 12 पैरामीटर को लेती है, ये ध्यान में रखनी है, 12 पैरामीटर। और अदर कहता है इनइक्वलिटी मेजरमेंट फॉर इंडिया। तो अभी एक कहता है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया गया पॉवर्टी एंड शेयर्ड पर्सपेक्टिव्स। इसे ध्यान में रखनी है कि सब ये किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये रिपोर्ट आई। ये बाइनियल मतलब हर 2 साल पे रिपोर्ट आती है, जिसमें कि ये क्या कह रहा है कि पॉवर्टी जो है ना, एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन ऑफ 1.90 to 2.15 पर पर्सन पर डे बेस्ड ऑन 2017 परचेजिंग पावर पैरिटी। तो आपको याद है वर्ल्ड बैंक ने बोला था जो आदमी ये $1.90 से कम अर्न करता है वो क्या है, वो इंसान एक्सट्रीमली पुअर है। बट बोला कि अब इसको हटा दो, ये $2.15 ये कैट इससे यदि कम कर रहा है तो जाके क्या होगा, वो पुअर होगा। फिर कहता है कि कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI इंडेक्स। इस इंडेक्स के बेसिस पे इंडिया के रैंक 123 है। 2022 CRI इंडेक्स गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एक्शंस इन 161 कंट्री टू फाइट इनइक्वालिटी ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस। इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये पब्लिश किया गया। और ये क्या देखता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी है, टोटल 161 कंट्री, जो कि उसकी कैसी कोविड पेंडेमिक के दौरान स्ट्रेटजी रही, कोविड पेंडेमिक से लड़ने में सक्षम रहा, ये चीज़ ये बताता है।
नेक्स्ट आर्टिकल है अब जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, जब आप क्या करते हैं कि डेफिनेशन क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन की, तो इट डिफाइंस एज अवेलेबिलिटी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज, कि अवेलेबिलिटी और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक मान लो एक वुमेन है जो एक्सट्रीम कोई एक इंडिया के किसी एक विलेज में रहती है, और एक आदमी जो किसी अर्बन मान लो दिल्ली में रह रहा है, वो उन दोनों के पास कितनी अपॉर्चुनिटी है कोई जॉब गेन करने की, उसके लिए क्या फैसिलिटेट कर सकता है, उस चीज़ को हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है उसके पास। तो इसमें इसके कौन कौन से कैरियर्स बनेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन लाने में, तो बैंक हो जाएगा। बैंक क्या करेगा, जब आप बैंक से जुड़ते हैं आप कई तरह के आपको बेनिफिट्स मिलती है, आप उससे लोन ले सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। बैंकिंग हो गया, लोन हो गया, इक्विटी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, दिज ऑल कम्स अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन पे क्या आर्टिकल है, ग्लोबल फिनटेक्स डेटाबेस 2021। देखो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक हैज़ रिलीज्ड ग्लोबल फिनटेक्स डेटाबेस 2021। इस डेटाबेस में उसने क्या क्या मेंशन किया, पहला चीज़ तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की क्या स्टेटस है, डिजिटल पेमेंट कितने लोग कर रहे हैं, और रेजिलियंस कितना रहा कोविड-19 के समय में, कि कैसे कोविड-19 से हम लोग अच्छे से फाइट किए। इस बेसिस पे जो रिपोर्ट बना उसमें से क्या आया रिपोर्ट में, कि इंडिया अमॉन्ग 7 कंट्रीज होम टू हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स 1.4 बिलियन एडल्ट विदाउट एक्सेस टू फॉर्मल बैंकिंग। मतलब इंडिया दुनिया मतलब 7वां ऐसा कंट्री है दुनिया में, और जिसमें क्या है कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 1.4 बिलियन जिसके पास की एक्सेस ऑफ बैंकिंग सिस्टम है ही नहीं। तो ये थोड़ी सी सेटबैक्स हैं। उसके बाद है फिनक्लूवेशन क्या था, ये एक्चुअली एक जॉइंट इनिशिएटिव है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का विथ फिनटेक स्टार्टअप के साथ, जो कि क्या करेगा कि को क्रिएट एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा इन द एरिया ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन के एरिया में। यह एक प्लेटफॉर्म की तरह होगा जो कि फाइनेंशियल सॉल्यूशंस विद स्टार्टअप के रिगार्डिंग प्रोवाइड करेगा। IPPV लॉन्च्ड इन 2018, मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक 2018 में लॉन्च हुआ, इस्टेब्लिश अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और किस मिनिस्ट्री, तो ऑब्वियस सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें से कि 100% इक्विटी मतलब शेयर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, इट इज़ रिलीज्ड बाय RBI। मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब कितनी लोगों के पास बैंकिंग सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस है, दिस। तो डिटेल्स ऑफ बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्ट, पेंशन सेक्टर। इट कंप्राइजेस 3 पैरामीटर ये यूज़ करता है, एक्सेस, यूजेस, क्वालिटी। पहले बात तो आपको एक्सेस है या नहीं, एक्सेस है तो क्या आप इसे यूज कर पा रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। अब मान लो बैंक किसी को आप ओपन कर दिया, क्या आप बैंक को यूज़ कर पा रहे हैं, और यूज कर पा रहे हैं तो उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कैसी है, विथ और 97 इंडिकेटर्स के साथ। इसकी कोई बेस ईयर नहीं है, एंड द इंडेक्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 to 22 इम्प्रूव्ड टू 56.4 फ्रॉम 53.9। पहले 53 था, थोड़ी सी इसमें इम्प्रूवमेंट देखिए। इसका मतलब क्या है, पीपल के पास बैंकिंग सर्विसेज बढ़ रही है, इंश्योरेंस चीज़ें बढ़ रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के कदम में इंडिया आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट है की कंसेप्ट एंड इंफॉर्मेशन ऑन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन से कुछ कंसेप्ट है। मेरे ख्याल से ये जो तरह की जो पॉइंट होती है, जैसे ग्लास क्लिफ, टेक्निकल रिसेशन, डूम लूप, डायरेक्टली स्टेटमेंट देगा डूम लूप रिलेटेड टू डैश डैश डैश, 4-5 स्टेटमेंट, और इस तरह की वन लाइनर होती है। यदि आपको नहीं पता है तो आप इसमें से कुछ दिमाग भी नहीं लगा सकते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस लास्ट है 4-5 पॉइंट डिस्कस करके इस लेक्चर को भी क्लोज करेंगे, तो थोड़ी सी और पेशेंस बनाए रखना है कि ग्लास क्लिफ क्या होता है। देखो ग्लास क्लिफ क्या है कि दुनिया ये पूरी जो है जिस वर्ल्ड में अभी हम रह रहे हैं, ये सभी वर्ल्ड है पैट्रियार्की, मतलब मेल सुपीरियरिटी। मतलब हमेशा मेल को लगता है क्या, वी आर सुपीरियर देन फीमेल। तो मेल
ये एक ऐसी कंडीशंस है ग्लास क्लिफ, जब इकॉनमी डूबने वाली होती है, जब कोई कंपनी डूबने वाली होती है, तो वो क्या करता है ना, डूबने से जस्ट पहले उसकी अथॉरिटी या मान लो सीईओ क्या करेगा, एक वुमेन को बना देगा। किस लिए बनाया सीईओ? ताकि उसे पता है जब डूबेगा तो ब्लेम किस पे जाएगा, वुमेन पे जाएगा। और दुनिया ऐसे भी जानती है कि जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, उसके पास तो ये क्वालिटी है ही नहीं। इस कंसेप्ट को कहते हैं ग्लास क्लिफ। ठीक है, देखो पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच वुमेन आर प्रमोटेड टू हायर पोजीशन, वुमेन को प्रमोट किया जाता है हायर पोजीशन को पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस, के समय में। कब? जब रिसेशन पीरियड हो, जब इकोनॉमी फेल्यूरिटी के तरफ जा रही हो। प्रमोटिंग वुमेन टू लीडरशिप पोजीशन गिव्स कंपनी समवन टू ब्लेम, मतलब क्या, कंपनी इससे क्या करना चाहती है कि ये ब्लेम को ट्रांसफ़र कर रही है। इफ़ सी फेल, यदि वुमेन फेल कर जाती है तो क्या होगा, पुल द कंपनी आउट ऑफ डाउनवर्ड स्पाइरल। ठीक है, दिस फिनोमेना री इन्फोर्स स्टीरियोटाइप, यह एक स्टीरियोटाइप को, जो इंसान की जो सोच है उसे बताता है, एक स्टीरियोटाइप सोच को बताता है, जिसमें से कि क्या होता है कि वुमेन, वो समझा जाता है सोसाइटी में वुमेन नॉट बीइंग आइडियल इन लीडरशिप, जिसमें कि वुमेन लीडरशिप के लिए आइडियल नहीं है। द टर्म ऑल्सो अप्लाइड टू द चैलेंजेस फेस्ड बाय माइनॉरिटी, इस टर्म को आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमेशा समझा गया है कि लोग समझते हैं कि स्टीरियोटाइप माइंड में बना हुआ है कि यदि कोई माइनॉरिटी है, कोई लोअर कास्ट है, तो वो लीडरशिप पे प्रमोट उसको करेगा तो फैल लेके चले जाएगा, वो नहीं संभाल सकता है, जो कि हालांकि सरासर गलत चीज़ है। बट ये कंसेप्ट हमें ग्लास क्लिफ याद रखनी है। टेक्निकल रिसेशन क्या होता है? रिसेशन तो हम सभी जानते हैं, जब इकोनॉमी हमारी स्लो डाउन की ओर जाती है तो रिसेशन कहते हैं। लेकिन ये टेक्निकल रिसेशन मतलब क्या कहता है? जब कहता है 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर के लिए इकोनॉमी डिक्लाइन हो रहा हो इन आउटपुट में, तो इसे बोलेंगे टेक्निकल रिसेशन। बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्शन इन रियल जीडीपी, तो इसे बोलेंगे क्या? टेक्निकल रिसेशन। नेक्स्ट है आर्टिकल डूम लूप के बारे में। डूम लूप क्या होता है? कहता है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट यूरोप इज हेडेड फॉर लूम डूप। तो यूरोप में क्या होने वाला है? डूम लूप वाला कंडीशन होने वाला है। डूम लूप क्या है? एक सर्कल ऑफ वल्नरेबिलिटी where a country's banking system were severely hurt by volatility of price of sovereign bond, जहाँ पे कि कंट्री की बैंकिंग सिस्टम गोल मटोल होने वाली है। और क्यों? बिकॉज उसके जो सॉवरेन बॉन्ड्स हैं, कंट्री के बैंकिंग सिस्टम जो बॉन्ड रिलीज करता है, उसकी प्राइस जो है ना वोलाटाइल होने वाली। वोलाटाइल मतलब क्या? उड़नशील, ऊपर नीचे जाएगा, तो मतलब उससे पूरी की पूरी इकोनॉमी चौपट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है क्रिएटिव इकोनॉमी। क्रिएटिव इकोनॉमी क्या कहता है? एज पर यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTD, जो कि कहता है क्या? क्रिएटिव इकोनॉमी इज एन इमर्जिंग कंसेप्ट जो कि डीलिंग विद द इंटरफेस बिटवीन क्रिएटिव, कल्चर, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी। जब इसे आप इकोनॉमिक्स से जोड़ते हो तो इस चीज़ को आप कहते हैं क्रिएटिव कॉमन। 2021 में यूनाइटेड नेशन ने मार्क किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्रिएटिव इकोनॉमी कंपेराइजिंग द आर्ट एंड क्राफ्ट, ऑडियो वीडियो, आर्ट एंड डिज़ाइन among other accounts for export of goods services worth of $121 billion in 2019। मतलब क्रिएटिव इकोनॉमी को आप क्या कर रहे हो? थोड़ा सा क्रिएटिव बना रहे हो, उसमें ऑडियो वीडियो, आर्ट, डिज़ाइन, म्यूज़िक को ऐड कर रहे हो। ट्विन सिटी डेवलपमेंट ये क्या था? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फाउंडेशन इसका किया, ट्विन सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये ऐसी सिटी होगी जिस तरह का एक मॉडर्न सिटी, मतलब जैसे कि पहले स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट था, उसी के तरह का कुछ सोच है, जहाँ पे कि बोल रहा है सेफ, इफ़िशियंट, क्लीन एंड ग्रीन होगा। वहाँ पे हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा। सिटी आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब सिटी एक दूसरे के साथ क्या होंगे? जुड़े हुए रहेंगे, साथ साथ रहेंगे। इंटरडिपेंडेंट होंगे। मान लो एक जगह कुछ प्रोडक्शन हो रही है, इससे डिपेंडेंट यहाँ पे कुछ अलग प्रोडक्शन हो रही है, बट ये इसके लिए हेल्प कर रहा है, ये इसके लिए हेल्प कर रहा है। इकोनॉमिक, फंक्शनल एंड
अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड को, ये सिटी को उस तरह से बनाया जाएगा। अर्बन 20 U20 प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर G20 कंट्री। देखो U20 हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जो कि फैसिलिटेट करेगा G20 कंट्री को। G20 बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इस साल के लिए, बिकॉज पूरी की पूरी इंडिया के थीम ही अभी G20 पे चल रहा है। आप कहीं जाते होंगे, कहीं घूमते होंगे तो आप G20 वाली लोगो देखते होंगे, और ऊपर से आज इस बार की जो इकोनॉमिक सर्वे आई उसकी पूरी की पूरी थीम ही G20 है। सो G20 के लिए अब एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें G20 के कितनी मेंबर्स हैं, क्या उसकी इकोनॉमिक्स पे योगदान है, वो हम देखेंगे। सिंपली अभी समझते हैं U20 जो है प्रोवाइड करेगा एक प्लेटफॉर्म जिसमें कि डिस्कस किया जाएगा वेरियस इंपॉर्टेंट इशू ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में, कैसे क्या उसमें क्लाइमेट चेंज की बात होगी, सोशल इंक्लूजन की बात करेंगे, एंड प्रपोज कलेक्टिव सॉल्यूशन की सब मिल के हम कैसे कोई भी क्लामिटीज़ का प्रॉब्लम्स का डिजास्टर्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं। इट फैसिलिटेट करेगा प्रोडक्टिव डायलॉग, दो कंट्री बैठेंगे और बात करेंगे। नेक्स्ट है ट्विन ट्रांजिशन। ये इसका मतलब क्या होता है, क्या कहता है, क्या twin transition approaches recognize that there is huge and largely untapped opportunity for technology and data to drive sustainability goal। तो कहता है क्या अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी मतलब क्या, हम अभी उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है किस एरिया में, तो हम टेक्नोलॉजी की जब यूज करेंगे सस्टेनेबल गोल को अचीव करने में। उसके बाद क्या कहता है, ट्विन ट्रांजिशन अराइजेज इन द बैकड्रॉप ऑफ, और ये किस बैकड्रॉप मतलब किसके बेसिस पे ये खड़ा होगा, तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसको कि इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं, जो कि साइंस एंड टेक की दुनिया से वो चलेगा। कहता है रेदर देन ट्रीटिंग डिजिटल एंड सस्टेनेबिलिटी इन आइसोलेशन, कि आप डिजिटल चीज़ को अलग लेके चलो, सस्टेनेबल चीज़ को अलग लेके चलो, इससे अच्छा होगा इस दोनों को हम कंबाइन करके टू अनलॉक ह्यूज बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलीज किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU। इट कंपेयर करता है प्राइसेस ऑफ 200 से ज़्यादा सामान जो है 172 सिटी में, कि किस जगह पे कितनी प्राइस है, उस बेसिस पे लिस्ट निकाला। तो उसमें पता चलता है न्यूयॉर्क टॉप्ड द लिस्ट, मतलब न्यूयॉर्क सबसे ऊपर था, उसके बाद सिंगापुर था। मतलब दुनिया में यदि आपको सबसे अधिक पैसे कहीं रहने के लिए खर्च करना होगा तो वो न्यूयॉर्क और सिंगापुर है, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। उसके बाद है डेवलप्ड कंट्री थ्रू पंचप्रण। ये पंचप्रण आप नाम से ही समझ सकते हैं, चूँकि इस तरह का टर्म डायलॉग्स पंचामृत पंचप्रण हमारे मोदी साहब ही देते हैं। तो कहता है ऑन द इंडिपेंडेंस डे प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड इंडियन टू टेक पंचप्रण, मतलब 5 प्रण आप लीजिए, 5 उसको क्या कहते हैं रिजोल्यूशंस लीजिए कि क्या क्या हमें करनी पंचप्रण में। हमारी है कि हमें इंडिया को डेवलप्ड करनी है। सेकेंड प्रण होगा कि कॉलोनियल माइंडसेट को रिमूव करनी है। थर्ड प्रण होगा कि हमें अपने कल्चर पे प्राइड लेनी है। फोर्थ प्रण होगा कि हम सब मिलके रहेंगे, यूनाइट रहेंगे। और फिफ्थ प्रण है क्या, सेंस ऑफ ड्यूटी अमॉन्ग दी सिटीजन्स। हमारे सभी सिटीजन में क्या होगा कि एक ड्यूटी होगी कि हमें अपनी ड्यूटी फुलफॉर्म करनी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करनी है। डेवलप्ड इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन एंड डेवलपिंग इकोनॉमी, ये चीज़ देखो। प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड इंडियंस टू एम्ब्रेस पंचप्रण, ये लीजिए डेवलप्ड कंटेक्स्ट इन द, और उसके बाद क्या सोचेंगे, इंडिया को हम लोगों को अगले 25 साल में डेवलप्ड कंट्री के लिस्ट में लानी है। यूनाइटेड नेशन क्लासीफाई करता है कंट्री को 3 बेसिस पे, डेवलप्ड इकोनॉमी, इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। इंडिया इज़ करेंटली इन लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में है। इंडिया की करंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अभी हमने देखा 0.64 है, जो कि हम लोग मिडिल में आते हैं। एंड लास्ट आर्टिकल ऑफ द टुडे, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड। हमने एक ये फंड बनाया था, किस लिए फंड बनाया, FIF फंड टू फाइट विथ पेंडेमिक प्रिवेंशन। ये जो अभी पेंडेमिक इतनी बड़ी पास हुई, कोविड पेंडेमिक, इस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनली फाइनेंशियल कमिटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज इंक्लूडिंग
इंडिया। तो इस फंड में पैसे लगभग सभी कंट्री पे कर रहे थे, इंडिया भी अपना पैसा इस फंड में डाला। ये होस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक के थ्रू विथ टेक्निकल सपोर्ट इसको कौन प्रोवाइड कर रहा था, WHO। एंड FIF विल क्या काम करेगा, ये प्रोवाइड करेगा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल टू स्ट्रेंथन PRP कैपेबिलिटीज़। PRP कैपेबिलिटी मतलब क्या, PRP पेंडेमिक प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। कोई भी पेंडेमिक आएगी उसके लिए आपको प्रिवेंशन कैसे करनी है, उसको हटाना कैसे है, फिर उसके लिए तैयार कैसे रहना है फर्दर पेंडेमिक के लिए, और हमारी रिस्पॉन्स क्या होगी, इसके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। किसको, लो इनकम कंट्री और मिडिल इनकम कंट्रीज़ को। FIF एड्रेस करेगा क्रिटिकल गैप एट नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल पे, कि कितनी जो गैप्स होती हैं, गैप मतलब इन द सेंस ऑफ डेवलपमेंट, तो उस गैप को एड्रेस करने के लिए। एंड FIF विल हेल्प इन द स्ट्रेंथनिंग PPR कैपेसिटीज़ इन एरिया सच एज, तो वहाँ पे स्ट्रेंथन करेगा जहाँ पे जूनोटिक डिजीज सर्विलेंस है, लेबोरेटरीज, इमरजेंसी कम्युनिटीज़, क्रिटिकल हेल्थ वर्क फोर्स कैपेसिटी, इसे स्ट्रेंथन करने के लिए उस फंड का यूज होगा। ये आज की आर्टिकल थी, थोड़ी सी लंबी हो गई है, नेक्स्ट टाइम से थोड़ी सी हम लोग इसको शॉर्ट में रखने की और कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट आर्टिकल हमारा होगा फिजिकल पॉलिसी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।